Dear students, welcome back. Coming back once again to UGC NET. My student who are taking UGC NET in June. और आगे के लिए भी हमेशा के लिए वीडियो यूजफुल होगी, लेकिन अभी तो जून में जो साइकिल है और जो मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक थीम को लेकर के जो 3 इयर्स के जो पेपर हैं 2021, 22 एंड 23 दोनों में दो दो शिफ्ट में होते हैं। इसका मतलब 6 पेपर। और आप समझ सकते हैं वीडियो कितना लंबा हो गया होगा। उसका कारण यह है कि 6 पेपर और सब में करीब 20-20 क्वेश्चन है। तो इससे ज्यादा मतलब क्वेश्चन मैंने कभी डिस्कस नहीं किया होगा एक वीडियो में, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो चलिए ये एक बहुत बड़ी कोशिश करते हैं इसको रिकॉर्ड करने में भी। इसमें कई जो इसके स्लाइड हैं वो तो पहले रिकॉर्डेड थे, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा रिकॉर्ड भी करना पड़ा। सो विदाउट एनी भूमिका लेट अस लेट अस बिगिन UGC NET 3 years theme wise past year paper analysis. In this video we are discussing international relation, 3 साल के जो यूजफुल होगा हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, आपको जस्ट बताना है, कई स्टूडेंट को अभी भी पता नहीं है, पूछते हैं कि सर कोई गाइड है कि नहीं। यूजीसी नेट के लिए बहुत ही पॉपुलर गाइड है, मस्ट से। आप लोगों ने इसको सपोर्ट किया है, लेकिन यदि आपको पता नहीं है तो आप यहां से ले सकते हैं पीडीएफ वर्जन में, और किंडल वर्जन में अवेलेबल है तो नॉमिनल कॉस्ट। बेस्ट जो 1000, ये बेस्ट केवल जो है कोई दम्भ नहीं है, ये बेस्ट जो है एक मैटर ऑफ फैक्ट है। इससे अच्छे क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट लेवल के नहीं मिलेंगे, नहीं है। तो वो यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस बुक को ले सकते हैं अमेजन पे। आइए सबसे पहले 2021 के शिफ्ट 1 के उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो आईआर के कहे जा सकते हैं। उसको कल आउट करके, मतलब उसको पिक करके मैंने निकाला है। लेट अस डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द, ये जो वायलेट कलर है मेरे अनुसार से मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, ग्रीन जो है वो इजी एंड रेड जो है टफ या आरबीट, मतलब एज पर माय थॉट। Which of the following is not provided to the Indian diaspora under the Overseas Citizenship of India scheme? तो जो OCI स्कीम है, मतलब जो जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो बाहर रहते हैं, मतलब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, एक तरीके से आपको पता है इंडिया डुअल सिटीजनशिप नहीं देता। तो जो इंडिया के लोग जो बाहर रहते हैं उनको एक तरह की जो है जो फैसिलिटी दी जाती है, क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन के हैं। उसमें से वो एजुकेशनल राइट उनको है, राइट टू इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो लाइफ टाइम वीसा, मतलब कभी भी वो आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन उनको पॉलिटिकल राइट एज सिटीजन नहीं, मतलब वो यहाँ पे इलेक्शन में खड़े हो जाएं, यहाँ पे जीत जाएं, क्योंकि वो सिटीजन होना उसके लिए जरूरी है, इसलिए ये नहीं मिलता है। तो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस के हैं। विच अमॉन्ग इज द फॉलोइंग आर रीजन्स फॉर द इमरजेंस ऑफ न्यू कॉलोनिज्म? ये क्वेश्चन वेग है, ये मुझे लगता है इनवैलिड हो गया होगा, इसको चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ उल्टा पूछता है। ये कह रहा है कि इमरजेंस ऑफ न्यू कॉलोनिज्म के क्या रीजन है, और इसका ऑफिशियल आंसर है, ये देखिए, ये तो हो नहीं सकता इंडिया का फॉरेन पॉलिसी, जापान का फॉरेन पॉलिसी, तो ए बी केवल बचता है। है वीकेंड पोजीशन ऑफ यूरोपियन पावर, इससे न्यू कॉलोनिज्म क्यों बढ़ेगी, घटनी चाहिए। राइज ऑफ कॉन्सियसनेस अगेंस्ट इंपेरियलिज्म, तो ये नॉट होना चाहिए। विच आर नॉट द रीजन, या इमरजेंस, या मतलब उसका डिक्लाइन होना चाहिए। आई डोंट नो क्या है, ये इनवैलिड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, उसे मैंने रेड किया है, वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं हो चाहिए। लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ में, जहां पे कि जो इनक्लेव है ना, ऐसे जगह, ऐसे गांव फंस गए इसमें, चारों तरफ इंडिया है या चारों तरफ बांग्लादेश है, उसको आदान प्रदान करने की थी। तो वो 1974 में भी हुआ था, 2015, लेकिन यहाँ पे बेटर है कि 2015 जो रिसेंट में उसको ले, वो मेजर लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट है। वैसे 1974 में भी हुई थी, तो यदि इसको ले तो इससे बाद में कोई नहीं, क्योंकि ताशकंद एग्रीमेंट आपको पता है कि 1966 जनवरी में होती है। मॉस्को टेस्ट बैन ट्रीटी मैंने यहाँ दिया हुआ है, 1963 को होती है। और इंडिया रसिया जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है 1970, उस हिसाब से देखें तो ए से अंत होता हुआ एक ही, आपको जानना भी नहीं है कि बाकी क्या है, तो आसान हो जाता है बिकॉज ऑफ द ऑप्शन, क्योंकि ए से अंत होता हुआ केवल एक ही है। अब यहाँ पे जो है ये तो मैंने टिक ही कर दिया है, क्योंकि इस तरह की याद तो हमेशा, मतलब आप करते होंगे, मैं तो खुद भी याद नहीं रख पाता हूँ। लेकिन आईएनएफ ट्रीटी जो है डेफिनेटली मुझे हमेशा याद रहती है, क्योंकि ये कोल्ड वॉर का अंत का सिग्नल था, जहाँ पे कि इंटरमीडिएट रेंज के जो मिसाइल को एक्चुअल में खत्म किया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो यदि डी के 1 से भी देखें तो आपका जो है वो 50-50 गेम आप खेल लेते हैं। और उसके बाद कोई एक भी यदि आपको पता हो, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि साल्ट 1 जो है वो 1972, ये भी बहुत फेमस डेट है साल्ट 1 का, तो इससे आपका ये क्रैक हो जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही यूजुअल रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6360, टफ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर गिवन इन द यूएन चार्टर फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पीस?
अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको सलाह दूंगा कि यूएन चार्टर के जो चैप्टर है ना, उसमें क्या है किस चैप्टर में, इसको पढ़ लीजिए। इसके साथ यूडीएचआर जो है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, उसके भी जो 30 आर्टिकल है ना, उसमें भी क्या है, केवल सब्जेक्ट जान लीजिए। ये दोनों जानने में 15 मिनट का टाइम लगेगा आपको, कहीं एक दो क्वेश्चन मिल जाएगा। यदि आपने ये जाना हो तो आपको पता होगा कि चैप्टर 6 और चैप्टर 7 उसके पीस के बारे में कहते हैं। चैप्टर 6 जो है वो कहता है कि पीस मेकिंग प्रोसीजर जो है, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट वर्ल्ड में होना है बातचीत के द्वारा। और उसका जस्ट उल्टा जो है 7 में कहलाता है कि जहां पीस अब हमको लड़ के लेना हो, मतलब कोएर्सिव सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, जहां पे कि एकदम दबाव डाल के बाय फोर्स हमको पीस को लाना हो, तो भी यूनाइटेड नेशन पीछे नहीं हटेगी, ऐसी सिचुएशन आ जाए। अब ये चैप्टर 6 और 7 के बीच में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 6.5 चैप्टर जो है, जो इसके दैग हैमर्सकोल्ड कहते हैं, जो सेकंड यूएन सेक्रेटरी जनरल थे, कि 6.5 चैप्टर आप मान सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग मिशन है। जो चैप्टर 6 जो पीसफुल निगोसिएशन ऑफ पीस, और चैप्टर 7 जो फोर्सफुल निगोसिएशन ऑफ पीस के बीच का रास्ता है, ना तो वो चैप्टर 6 है ना चैप्टर 7 है, ना पूरी तरह पीस है ना पूरी तरह लड़ाई है। तो चैप्टर 6.5, मैं इसको इतने डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि यूएन पीस कीपिंग मिशन को किस चैप्टर में माना जाता है, तो चैप्टर 6.5 में माना जाता है। चैप्टर 6 में क्या है, अगेन देखिए, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। चैप्टर 7 में क्या है, कोएर्सिव सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो ए और सी बिल्कुल सही है, और चूंकि यहाँ दो ही है, ये सही है, बाकी दो जो है वो ऐसा नहीं है। चैप्टर 8 जो है वो कुछ रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं जैसे ईयू, सार्क, इन सब के बारे में बात करता है। और चैप्टर 9 डील तो करता है इकोनॉमिक कॉपरेशन से, लेकिन उसका पीस से नाता नहीं है, इसलिए बी और डी नहीं है, ए और सी है। टफ क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंदिरा डॉक्ट्राइन क्या है? देखिए, सिर्फ 2 के पेपर में आपने देखा था गुजराल डॉक्ट्राइन। इंदिरा डॉक्ट्राइन बहुत अलग टाइप का है। इसमें इंडिया को एक रीजनल पावर के रूप में देखती थी मिसेस गांधी, और वो कहती थी कि हमारा हेजोमनी होना चाहिए साउथ एशिया में। सो इट एम्स टू मेक इंडिया ए ग्लोबल पावर, नहीं रीजनल पावर। इट इज ए पॉलिसी टू डेवलप कोऑपरेशन विथ नेबर, नो नॉट एट ऑल, कोई कोऑपरेशन नहीं था। तो अब दो को यदि आपने गलत कर दिया और दो आपको सही होना ही है, तब क्या निकलेगा? तब आपको सी और डी तो होना ही पड़ेगा, तो सी और डी में मार दीजिए, उसे पढ़ लीजिए। इट इक्वेट इंडिया सिक्योरिटी विद दैट ऑफ साउथ एशिया, यस, हमारा सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। एनी इंटरफेरेंस इन द साउथ एशिया रीजन विल बी कंसिडर्ड ए थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, और इंडिया चुप नहीं बैठेगा। हेजेमनी ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया, ये था इंदिरा डॉक्ट्राइन। कितना डिफरेंट था गुजराल डॉक्ट्राइन से, जरा याद कीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, वैसे मैंने इसमें वॉलेट लगाया, लेकिन बहुत ही डैम इजी क्वेश्चन है ये। इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ विच मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम। मतलब ये होता क्या है मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम? मतलब कि कुछ ऐसे डेंजरस इक्विपमेंट है, खास करके वॉर से रिलेटेड, जिसके एक्सपोर्ट को भी कंट्रोल करना चाहिए कि किसी के हाथ में ना पड़ जाए, किसी कंट्री, सोमालिया के हाथ में, सूडान के हाथ में, लाइक दैट। तो उसके लिए जो है जो ग्रुप बने, उसको नेट पे जाकर पढ़ भी लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो है, शायद बायोलॉजिकल वेपन एंड इस टाइप के केमिकल वेपन के लिए है, ना पड़ जाए। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, इन दोनों का इंडिया मेंबर है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का नहीं है। इसमें मेन जो न्यूक्लियर बॉम्ब जो बनते हैं उनके, उनसे रिलेटेड तो बिल्कुल इंडिया को इसमें एंट्री नहीं दी गई है। और वासेनर एग्रीमेंट जो है वो बोथ कन्वेंशनल और जो मास डिस्ट्रक्शन के, मतलब डुअल यूज टेक्नोलॉजी के जो होते हैं वेपन, वो हैं। तो इंडिया सबका मेंबर है एक्सेप्ट न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप एनएसजी। इसके करीब 47 या 48 मेंबर हैं। लेंडर्स ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन वेर इनवाइटेड ड्यूरिंग, सॉरी, लीडर्स ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन वेर इनवाइटेड ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कौन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स जो हैं जब पीएम मोदी ने पहली बार शपथ लिया था 2014 में, बुलाए गए थे? तो ये सार्क के सभी मेंबर कंट्री जो हैं 7 इंडिया को छोड़ के, उनके राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया था। अब यहाँ देखिए, एक इससे रिलेटेड है कि 2019 में जब उन्होंने फिर से एक थम्पिंग मेजोरिटी से फिर से प्राइम मिनिस्टर बने, तो उस बार जो है सार्क नहीं, बिम्स्टेक के सारे जो मेंबर हैं उनको बुलाया गया। तो ये थोड़ा सा दिखाता है कि कैसे चेंज हुआ है। मतलब हमारी जो प्रायोरिटी है वो सार्क को छोड़ के इंडिया ने बिम्स्टेक पे जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और यहाँ ये भी आपको बताना चाहिए कि लास्ट बैठक भी शायद 2014 में ही सार्क की हुई थी, उसके बाद बैठक भी नहीं हुई इंडिया पाकिस्तान के टसल के चलते।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सब बिल्कुल कॉमन सेंस क्वेश्चन है, यदि आप इसे पढ़ते जाएंगे ना तो आप यहां पे लैंड करेंगे। अंडर अनरिस्ट्रेन्ड डेवलपमेंट मतलब अनियंत्रित विकास, ये जस्ट उल्टा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि ऐसा डेवलपमेंट जो यहां लिखा गया है, डेवलपमेंट विदाउट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, दोनों साथ चले। तो ये एकदम इतना आउटलैंडिश स्टेटमेंट है कि ये क्वेश्चन लड्डू क्वेश्चन बन जाता है। Which of the following statement about India's foreign policy are true? अब इसमें देखिए, यहाँ पे आपको वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, बैक भी जा सकते हैं। लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ 2015 में साइन हुआ, तो पीछे के क्वेश्चन को यदि कठिनाई हो तो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। और ये भी टेक्निक सीखिए, कई बार जो आगे के क्वेश्चन में पीछे के क्वेश्चन का आंसर दिया रहता है। तो ये बिल्कुल सही है। इंडिया है, तो इसका मतलब देखिए, यहाँ ट्रिक देखिए। अब मान लीजिए आपको ये तीनों पता नहीं है। इंडिया हैज एग्रीड टू बिल्ड हम्बनटोटा पोर्ट इन श्रीलंका, लेकिन यदि आपने अभी मेरा करंट अफेयर देखा हो या कई, तो आपको पता है कि हम्बनटोटा पोर्ट जो श्रीलंका में, वो चाइना के BRI के अंदर बना था या उसके सहयोग से बना था। इसके चलते ही वहां पे चाइना ने अपनी वेसल जो है वो वहां शायद युआन 5 करके था, वो खड़ा कर दिया था। और इंडिया श्रीलंका में डिप्लोमेटिक जो है एक तरह का टेंशन हो गई थी। तो इसका मतलब ये तो सही हो नहीं सकता है, बी सही नहीं हो सकता है। अब इन दोनों को पता, आपको मान लीजिए पता नहीं कि इंडिया हैज साइंड ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्पा विद अफगानिस्तान एंड द रेजिम ऑफ अब्दुल्ला यमीन और मालदीव वाज फ्रेंडली विद इंडिया। मान लीजिए आपको पता नहीं है। अब देखिए कैसे आप ट्रिक, ए तो सही है, पक्का है, तो ए जो है केवल दो ही में, इसको खत्म कर दीजिए। और इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें ए तो कॉमन है, बी या सी में से एक ही होगा। और बी आपको देख लिया कि ये गलत है, मतलब बी नहीं हो सकता। इसका मतलब ए और सी केवल सही है। तो इस तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक जस्ट इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि इस टाइप की सारी एलिमिनेशन टेक्निक को इस बार जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स हुई है उसने कोई मौका ही नहीं दिया है। वहां पे एक अजीब टाइप के क्वेश्चन उन्होंने बनाया जो कि कंप्लीटली इलिमिनेशन टेक्निक को खत्म कर देता है। उन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए 4 स्टेटमेंट है, उन्होंने कह दिया इसमें से क्या एक सही है, क्या 2 स्टेटमेंट सही है, 3 स्टेटमेंट सही है, चारों सही है, या कोई भी सही नहीं है। और आप समझ लीजिए ऐसे क्वेश्चन में क्या आप कोई इलिमिनेशन लगा सकते हैं, सोचिएगा जरा। नेम द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये सब लड्डू क्वेश्चन है। मैकमहन लाइन हम लोग जानते हैं। डूरेंट लाइन जो है ये पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच की ऑफिशियल लाइन है। पाक स्ट्रेट जो है, स्ट्रेट मतलब एक पतली सी जल की धारा जो बड़े दो समुद्र को मिलाती है, ये इंडिया श्रीलंका को सेपरेट करती है। और रेडक्लिफ लाइन जो है वो दो जगह है, वेस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री है और ईस्टर्न पे जो है इंडिया बांग्लादेश को सेपरेट करती है। अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रीटीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये भी आसान है क्योंकि बहुत ही फेमस है। यूनाइटेड नेशन का चार्टर 1945 में जून में साइन किया गया था। वेस्टफेलिया ट्रीटी 1648 में, ट्रीटी ऑफ वर्साई 1990 में, और ट्रीटी ऑफ यूट्रेस 17 कुछ 13 में हुआ। तो मेमोरी से मैं बोल रहा हूँ तो आपको मैंने पूरा लगा दिया। अब इसमें देखिए सबसे बाद में कौन हुआ है, तो 1945, इससे बाद में तो कोई नहीं हुआ है। इसका मतलब ए से अंत होता हुआ केवल दो है, तो ये दो खत्म हो गए। और अंत होते हुए सबसे शुरू में कौन हुआ है, 1648 में, बी से शुरू होता हुआ एक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इमैनुअल वॉलस्टाइन ने दिया, जिसमें कि यहाँ दिया भी है कोर, पेरीफेरी एंड सेमी पेरीफेरी कॉन्सेप्ट है। ये मार्क्सिज्म के आइडिया से जो है प्रभावित है, डिपेंडेंसी थ्योरी का पार्ट है। इसमें अनइक्वल एक्सचेंज की बात है। बेसिकली ये क्या कहता है कि जो कोर हैं वो कैपिटलिस्ट कोर हैं वर्ल्ड के, वेस्टर्न यूरोप एंड अमेरिका, और जो डेवलपिंग कंट्री है वो उसके सैटेलाइट या पेरीफेरी की तरह काम करते हैं। जो इस कोर, इकोनॉमिक कोर, जहाँ कैपिटलिस्ट पावर हाउस है, उसके लिए वो रॉ मटेरियल, चीप लेबर एंड नेचुरल रिसोर्सेज देते हैं। और उनके फैक्ट्री में टेक्नोलॉजी और कैपिटल लग के वो जब तैयार होता है तो 10 गुना 20 गुना दाम पे वही चीज़ जो है फिर बेचा जाता है डेवलपिंग कंट्री पेरीफेरी को। तो एक तरीके से पेरीफेरी से कोर की तरफ कंटिन्यूअस ड्रेन ऑफ वेल्थ होता है। इस टाइप का जो डेवलपमेंट है वो डिपेंडेंट डेवलपमेंट है। तो इसमें देखेंगे तो ये तो सही है कि मार्क्सिज्म से ये प्रभावित था और कोर पेरीफेरी सेमी पेरीफेरी है। तो दो, और यहाँ पे आपको दो ही सही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑप्शन से चलिए, तो दो केवल सही है, तो ए बी आपको मिल गया, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा ही होगा। अब यहाँ ये क्वेश्चन जो है, जो अमेरिका के साथ में जो ट्रीटी साइन डिफरेंट हुए हैं या एग्रीमेंट, उसकी मैच करने की, ये इसलिए आसान हो जाता है कि बेका जो है बहुत न्यूज में था 2020 में, बेसिक एक्सचेंज एंड
कॉपरेशन एग्रीमेंट, मतलब मिलिट्री इंटेलिजेंस सिक्योरिटी का, और ये 2020 में हुआ था, और यहाँ से क्रैक हो जाता है, एक अथवी से क्रैक, तो बाकी केवल आप मैच कर सकते हैं। जबकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील एक्चुअली 2008 में साइन होती है, लेकिन वो 2005 से 2008 के बीच में कई एक्ट, हाइड एक्ट, 123 एग्रीमेंट एंड मेनी 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 एक्ट को चेंज करके और एग्रीमेंट करके बनी थी, तो यहाँ 2005 दिया है, कंफ्यूजिंग है। बाकी आप मैच कर लीजिएगा। दो स्टेटमेंट है रीजन एजर्सन, जो कि रेड मैंने दिया है कि टफ हो सकता है। इंडिया सपोर्ट्स ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। इंडिया कहता है कि पूरे वर्ल्ड के न्यूक्लियर जो आर्म है वो खत्म हो जाना चाहिए, बट विशेष टू रिटेन द ऑप्शन ऑफ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। लेकिन कहता है जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हम क्यों खत्म करेंगे। तो ये तो ट्रू है। Indian nuclear policy is rooted to meet both its global and regional concern। ये भी सही है, क्योंकि हम एक ऐसे रीजन में हैं जहां पे कि चाइना के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, नॉर्थ कोरिया के पास में भी है, पाकिस्तान के पास में भी है, तो हम बहुत एक डेंजरस जोन में हैं। इसलिए हमें जो है रखना पड़ेगा, हम केवल ग्लोब की तरफ नहीं देख सकते। तो ये भी ट्रू है, और एक तरीके से ये इसको एक्सप्लेन इसलिए करता है कि इसमें क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की बात है, जो रीजनल रियलिटी को देख के है। इसलिए मुझे लगता है कि इसका आंसर ए है, जो इन्होंने दिया भी है। मतलब उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन तो करता ही है। अब यहाँ दो स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट वन, ये आपको पता है कि इसमें एक्सप्लेनेशन की बात नहीं, केवल ये देखा जाता है कि स्टेटमेंट सही है, गलत, दोनों सही है, दोनों गलत एक सही। इशू ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी आर डिसाइडेड बाय 2/3 मेजोरिटी। मतलब ये कहता है कि कोई भी जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो डिसीजन लिए जाते हैं पीस सिक्योरिटी के, वो 2/3 बहुमत से लिए जाते हैं, लेकिन पांचों परमानेंट मेंबर का बोर्ड पे होना जरूरी है। मतलब एक भी कोई वीटो कर दे तो नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल ट्रू है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिप्रेजेंट्स ऑल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। नो नो, इसमें कोई अफ्रीका का नहीं है, आप जानते हैं, कोई लैटिन अमेरिका का नहीं है, एशिया का रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अधूरा है। तो इसलिए इंडिया, जापान, जर्मनी और साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ये सब सब जो हैं चाहते हैं कि वो मेंबर बने परमानेंट। तो ये दोनों ट्रू है। सॉरी सॉरी, फॉल्स है, नहीं करता रिप्रेजेंट। Who among the following dependency theorists added the concept of semi periphery? अभी हम लोगों ने देखा, आई डोंट नो कैसे रिपीट करते हैं ये मैनुअल वॉल्स्टिन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। आंडर गुंडर फ्रैंक ने भी काफी डिपेंडेंसी थ्योरी पे काम किया। इन्होंने एक तरह का फ्रेज दिया था, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। रॉल प्रेबिस जो है डिपेंडेंसी थ्योरी के एक तरह से फाउंडर कहे जाते हैं, एंड हेनरिक फर्नांडो कॉर्डेसो जो ब्राजील के बाद में राष्ट्रपति भी बने, ये भी डिपेंडेंसी थ्योरी पे उन्होंने काफी काम किया है। इसके अलावा दास सांतोस ने भी काफी काम किया है। Which of the following are true about regime theory in international politics? तो regime जो है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मोदी रेजिम या ट्रंप रेजिम, ऐसा नहीं है। रेजिम मतलब रूल का रेजिम की बात है, जो कि लिबरलिज्म से आता है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे, मैं थोड़ा टाइम बचा रहा हूं, तो आप देखेंगे कि ये सब बिल्कुल इसमें गलत, क्योंकि इसमें दो ही सही है। तो दे आर टू रिप्लेस कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम, ऐसा नहीं है। मेजर पावर रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट थ्रू दिस मैकेनिज्म, ऐसा भी नहीं है। ये दोनों बहुत सही हैं, आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सही है। इनफैक्ट ये डिफाइन करते हैं रेजिम को। तो ए एंड डी। Which one of the following is not the core issue related to the neo-realist theory of international? अगेन टाइम बचाने के लिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। नियो रियलिस्ट कौन है? जो केनिथ वॉल्स ने दिया, इसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहते हैं। उसमें एक स्टेटमेंट देखें, उसमें क्या है, स्टेट्स आर ऑलवेज इंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मोनोपोली कैपिटलिज्म। एकदम आउटलैंडिश, कोई नाता ही नहीं है इसका नियो रियलिज्म से। बाकी सब आप देखिएगा, एनार्किकल इन्वायरमेंट है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और यहाँ पे भी डिस्ट्रस्ट और फियर होने, सिक्योरिटी डिलेमा होता है, सब उससे रिलेटेड है। सेकंड पैराग्राफ, Over the course of 1990s, the question of the Indian state relationship to the diaspora, जो foreign में रहते हैं Indian origin के, formally treated as more or less settled, once again came to the forefront of policy debate. जिसको मान लिया गया था settled है, वो फिर से एक बार डिबेट में आ गया। क्यों? Development within diaspora communities, particularly in the United States, served to facilitate this process. Chief among them was the creation of Global Organization of People of Indian Origin, इसको ध्यान रखिएगा, GOPIO in 1989, and the establishment of India Caucus, इसको भी याद रखिए, within US Congress, जो वहां की जो पार्लियामेंट है यूएस कांग्रेस, उसमें एक इंडिया कॉकस बना है, इन्हीं लोगों के द्वारा जो हमारा डायस्पोरा है। While the former, जो GOPIO, served to provide a semblance of coherence to the
इंटरेस्ट ऑफ वैरीगेटेड कम्युनिटी, जो इंडियन डायस्पोरा है उसके जो डिफरेंट इंटरेस्ट हैं उसको एक तरह से आर्टिकुलेट करना. The latter suggested the potential for at least a section among the Indian diaspora to be conscious political actor in their adopted homeland. और ये इंडिया कॉकस जो है लॉबिंग करती थी इंडिया के इंटरेस्ट का कांग्रेस में. GOPIO members, for instance, kept alive the question of institutional recognition of the special place the diaspora by providing the idea of person of Indian origin PIO card in their meeting with Indian government and representative. Within the United States, politically active lobbyists of Indian origin became the de facto spokesperson for the then Indian government, particularly in the aftermath of nuclear test of 1998 जो पोखरण में हुआ था और फिर सैंक्शन लगी थी. The support of these groups in mitigating the post-test economic sanction imposed by the United States, along with their enthusiastic response to the resurgent India bond issued by the Indian government in the immediate aftermath of the nuclear test as a measure to withstand the sanctions, was cited as an important indication of the continued commitment of the diaspora to the homeland. It was a commitment that, according to the Indian government, needed to be officially recognized in new millennium. तो ये पूरा पैराग्राफ जो है इस पे है कि कैसे इंडियन डायस्पोरा खास करके यूनाइटेड स्टेट में एक्टिव हो गया 1990s के बाद में. उसका मेन रीजन रहा कि वहाँ पे दो ग्रुप बने, एक GOPIO जो कि जिसने कि PIO कार्ड की बात की, मतलब डायस्पोरा के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में उन्होंने लॉबिंग की, और दूसरा इंडिया कॉकस बना जो कि जो वहाँ की जो US कांग्रेस है उसमें इंडिया के इंटरेस्ट के लिए लॉबिंग की. और ये दोनों इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि 1998 में पोखरण विस्फोट हुआ और उसके बाद इकोनॉमिक सैंक्शन लगे, तो उसको मिटिगेट करने के लिए जैसे जब इंडिया ने बॉन्ड इशू किया रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड, तो उसको काफी सब्सक्राइब किया हमारे डायस्पोरा ने, और डायस्पोरा ने इंडियन पोजीशन को वहां पे एक्सप्लेन किया. यही बात इसमें कही गई है. व्हाट इज द मेन टास्क ऑफ इंडिया कॉकस? तो ये तो लॉबिंग करना था, आपको पता है, टू इन्फ्लुएंस US पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया. बाकी आप पढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट यही लगेगा. व्हाई डिबेट ऑन इंडियन डायस्पोरा गॉट प्रोमिनेंस फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी मेकर? ये आप कंफ्यूज कर सकते हैं. जैसे आप देखिए, कंपल्सन ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इन इंडिया ड्यू टू चेंज पॉलिटिकल मिलियू इन द USA. तो ऐसा तो नहीं कि कोई पॉलिटिकल, इस आर्टिकल में तो ऐसा कुछ नहीं कि USA में कुछ चेंज हुआ था. इंडियाज इकोनॉमिक थ्रस्ट टुवर्ड्स वेस्ट एशिया, कोई मतलब नहीं. रिसर्जेंस अमॉन्ग द इंडियन कम्युनिटी, ये इसमें और इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका ऑफिशियल आंसर है कंपल्सन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इन इंडिया. तो ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन बहुत सारा चीज वहां पे है, क्योंकि ग्लोबलाइज नहीं होता तो सैंक्शन से हमें क्या परेशानी थी, और फिर हम क्यों लॉबिंग करते यदि ग्लोबलाइज वर्ल्ड नहीं होता तो US में, क्यों हम जो है डायस्पोरा की चिंता करते. तो ये है व्हाट हैज सॉरी व्हाट हैज बीन द टास्क ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन. तो इनका जो टास्क तो आपने देखा कि आर्टिकुलेट द डिमांड ऑफ NRI, यहाँ रुक जाइए, NRI था इंक्रीज इन इंडियन कल्चरल एक्टिविटी, नहीं. लिंकेज बिटवीन बॉलीवुड हॉलीवुड बकवास, रिप्रेजेंटिंग आर्टिकुलेटेड इंटरेस्ट ऑफ वेरियस पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन. तो ये सही है ना कि NRI केवल, क्योंकि इनका नाम ही है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन, तो D इससे ज्यादा सही बैठता है. विच ऑर्गेनाइजेशन गेव द आइडिया ऑफ इशूइंग PIO कार्ड? इसी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, GOPIO. तो सुपर लड्डू टाइप का क्वेश्चन है. Why PIOs got significant attention during end of 1990? क्योंकि उसमें सैंक्शन लगी थी, तो पोखरण 2 एंड अमेरिकन सैंक्शंस. बाकी उतना आप पढ़ लीजिएगा, उतना कोई रिलेवेंट है नहीं. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. सो ओके डियर स्टूडेंट, ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद तो मैं आपको कल थैंक्स बोलूंगा, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि इसमें जो लेसन लर्न है, चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग लेसन लर्न देख लेते हैं, तब इसको हम लोग खत्म करते हैं. अब आइए 2021 के सिफ्ट 2 के उन क्वेश्चन को देखते हैं जो IR से कहे जा सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए, ये मैच करना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के हैं. वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा. उसमें से 3 ऑर्गेनाइजेशन के क्या काम है ये आपको ठीक से पता नहीं होगा.
लेकिन जब आप यूजीसी नेट दे रहे हैं तो जरूर आपको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पांचों ऑर्गेनाइजेशन का एटलीस्ट एक एक लाइन तो पता होना चाहिए उसका क्या एम है। जैसे आईएमएफ आप ऐसे जान सकते हैं कि श्रीलंका जब डूब रहा था तो आईएमएफ ने उसको लोन दिया, पाकिस्तान की जब हालत खराब हुई तो आईएमएफ उसको लोन दिया, 1991 में हम लोग की हालत खराब हुई तो आईएमएफ ने लोन दिया था। तो इससे आप जो है आप ये गेस कर सकते हैं कि ये लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है टू कीप डेटर कंट्री फ्रॉम कोलैप्सिंग। डेटर मतलब जो इंटरनेशनल डेट जो फॉरेन करेंसी में दी जाती है वैसे, तो इसको ए से मैच कर दीजिए, ए का 2 से। तो ए का 2 में तो आपको बस एक ही एलिमिनेट होता है, तो एक और खोजना है। देखिए आईएमएफ की स्थापना जो है 1944-45 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से हुई थी आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की। जब हुई थी तब तो इसको जो एक्सचेंज जो रेट होता है ग्लोबल ट्रेड के लिए उसको तय करने, उसको मॉनिटर करने, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच का जो गैप होता है उसको कैसे कोई भरे, फॉरेन करेंसी की जरूरत है नॉल, इन सब के लिए इसको नियुक्त किया गया था। लेकिन बाद में जब ब्रेटन वुड जो एग्रीमेंट है वो टूट गया 1973 के बाद, तो आईएमएफ ने अपना चोला बदल लिया। अब वो एक तरीके से जो है वो कंट्री के करंट अकाउंट डेफिसिट से उपजे हुए जो फॉरेन एक्सचेंज की जो समस्या होती है, जहां वो डेट नहीं चुकता कर पाता किसी फॉरेन कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज में, उसको लोन देती है एंड कई सारे और जो है उसको हेल्प करती है जिससे कि वो स्टेबल उसकी इकोनॉमी बनी रहे। जो ये तीनों जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो 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 इंस्टीट्यूशन है, लाइक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का मेन रोल है कि ये प्राइवेट इंटरप्राइज को डेवलपिंग कंट्री में बढ़ावा देने की कोशिश करती है। तो ये बी का 1 हो जाएगा, तो इससे भी आपका केवल जो है 50-50 होता है, मतलब 50 नहीं, एक खत्म होता है, तो ये 2 में। अब आप आइए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है ये इंटरेस्ट फ्री लोन देती है टू पुअरेस्ट कंट्री। तो यहाँ से सी, अभी जानना होगा, मतलब जस्ट आपको जानना होगा, तो सी के 4 से जो है ये आपका काम बन जाता है। तो ये मल्टीलेटरल गारंटी जो इसको एमजीए कह सकते हैं, ये करती है प्राइवेट इक्विटी को डेवलपिंग कंट्री में इंक्रीज करती है। रख लीजिए, जान लीजिए, और 2 जो बाकी बचे हैं उसका भी फंक्शन जान लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप WTO, IMF एंड वर्ल्ड बैंक के पांचों ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन एटलीस्ट जाने। जैसे ही आपको इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आया तो आप जाने कि प्राइवेट सेक्टर का डेवलपिंग कंट्री में जो है ये लोन मतलब उसको हेल्प करती है। यदि आईडीए का है मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट, तो जीरो इंटरेस्ट पे लोन जो है पूरे इस कंट्री को देती है। मल्टी लेटरल गारंटी एजेंसीज को मीगा कहते हैं, तो ये जो है इंकरेज करती है प्राइवेट इक्विटी को डेवलपिंग। ये सब आपको टिप्स पे होना चाहिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, तो आसान है, लाहौर बस डिप्लोमेसी 1999 में होती है। उसके बाद ही जो है कारगिल वॉर हो जाता है, कुछ महीने बाद लुक ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव लेकर के आते हैं 1992 में, देख लीजिएगा 1991 या 92 में। गुजराल डॉक्ट्राइन तो 1996 में कही जा सकती है, और पोखरण का विस्फोट सेकंड होता है 1998। आप मिला लीजिए, इसको आप आराम से मैच कर सकते हैं। मतलब यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि इतना आसान है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि ग्लासनोस्ट जो मिखाइल गोर्बाचोव लेके 1985 में आए थे, सुप्रीमो ऑफ यूएसएसआर, जिसने कि पूरी बदल दी, इसको जो जिन कहा गया, बोतल में से उन्होंने ग्लासनोस्ट एंड प्रेस्टोरिका निकाला और फिर वो कभी उसको संभाल नहीं पाया और यूएसएसआर ढह गया उस बोतल के जिन के चलते। उसमें से एक था ग्लासनोस्ट, जो था पॉलिटिकल फ्रीडम। मतलब ये था कि आप सिटीजन को, मतलब ये आज़ादी मिली कि आप गवर्नमेंट की बुराई कर सकते हैं, नहीं तो उस समय गवर्नमेंट की बुराई मतलब आपको जेल दे दिया जाएगा। तो प्रमोशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ, यहाँ पे देखिए 2 ही है, तो एक आपको मिल गया। एंड लूजनिंग ऑफ कंट्रोल ऑन मीडिया एंड पब्लिशिंग, मतलब ये सब पॉलिटिकल फ्रीडम था। तो ए और सी यदि आपको मिल गया तो ये सब नहीं है। एंड ऑफ लीडिंग रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्रिएशन ऑफ एन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी, ये सब कुछ ऐसे ही है। 2 मिल गया आपको। अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, तो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन आपको पता है, जिससे कि लेनिन मार्क्सिज्म को वहाँ सत्ता में लेकर के आते हैं। कम्युनिज्म के लिए मार्क्सिज्म गलत है। तो 1917 वार्साई की ट्रीटी 1990 में होती है, पेरिस ट्रीटी भी बोलते हैं, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। नाजी जर्मनी, इनका कुछ 1938 में हुआ था, मतलब इसको हिटलर स्टालिन पैक्ट कहते हैं, बाद में तो हिटलर ने इसको भी तोड़ा एक तरीके से। लेनिन का सोशलिज्म इन वन कंट्री जो होगा इन दोनों के बीच में होगा, तो ये लेनिन खुद ही 1923 में उनका डेट हो जाता है। तो इसके चलते जो है क्या होगी, सबसे जो पहले आई है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, ए से शुरू होता है, तो ए से शुरू होता हुआ, और सबसे लास्ट में जो हुई है वो सी होगा, तो ए से शुरू हो रही है, आसान है।
Two statements: social structure, values and attitudes have been impacted by the process of globalization. कौन बोलेगा नहीं, सब कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, सब कुछ बदल गया है, तो ये ट्रू है. ग्लोबलाइजेशन हैज नोटिसिएबली impacted cultural identity and social harmony among various social groups. अगेन सब जनरल स्टेटमेंट है, वे सब सही है. ये क्वेश्चन इनका गलत है. ऑफिशियल आंसर ये कहते क्या है कि इन थ्योरिस्ट में से किसने जो है सिस्टम अप्रोच को प्रतिपादित किया है या प्रोपाउंड नहीं किया है, मतलब 3 ने किया है, 1 ने नहीं किया है. तो आप, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन यदि आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो कार्ल ड्यूस, केनेथ बॉल्डिंग और मॉर्टन कपलान तो एक तरह से फादर ही है सिस्टम अप्रोच, सब ने किया है, केवल C.W. मैनिंग छोड़ के. लेकिन इन्होंने जो आंसर दिया था वो ये था, और इसके चलते ये इनवैलिड क्वेश्चन हो जाता है. इसका सही आंसर है C.W. मैनिंग. बाकी इसके अलावा जो है इन थिंकर्स ने भी सिस्टम अप्रोच पे काम किया है, इसको भी पढ़ लीजिएगा. इन तीनों को तो रट ही लीजिए, ड्यूस, बॉल्डिंग एंड कपलान. उसके अलावा केनेथ वॉल्ज, इमैनुअल वॉलस्टीन, रॉबर्ट जर्विस, रॉबर्ट कोइन, जोसेफ ने, अलेक्जेंडर वेंट, बैरी बुजान, सब इन्होंने भी किया है. Who among the following supported the new social movement? ये कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है. न्यू सोशल मूवमेंट क्या है? एक तरीके का अभी जो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, वर्ल्ड की जो ग्लोबलाइजेशन जिस तरीके से रैम्पेंट हो रही है, कैपिटलिज्म के तरफ जा रही है, मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी, उसके रोक के लिए, ये सब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो न्यू मिडिल क्लास इन सब के लिए आगे आता है, तो उन्हीं का जो है न्यू सोशल मूवमेंट है. अब ये तो यहाँ पे है, इसका देख लीजिए. द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया. क्या क्या इसके जो है इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन हुए हैं. अब यहाँ देखें तो यहाँ पे सभी भी हो सकते हैं, या 3 या 2 हो सकते हैं. तो सबस्टेंशियल रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये तो हुई है, ये होना पड़ा है फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ये भी हुआ है. इंट्रोडक्शन टू ए पैटर्न ऑफ इंडिकेटिव प्लानिंग. अब इसको क्या कहा जाए, अभी इसको रोक लीजिए. रिटेंशन ऑफ द ट्रेडिशनल सेक्टोरल प्लानिंग, इस तरह की भी प्लानिंग, अब ट्रेडिशनल सेक्टोरल प्लानिंग भी एक तरीके से जो है वो खत्म ही हुई है. लेकिन अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो इसका जो ऑफिशियल आंसर है वो इसको छोड़ करके ये सेक्टोरल प्लानिंग हटा दिया, लेकिन ये तीनों को ये कहते हैं सही है. अब इस पे आप आगे विचार कर लीजिए, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, मतलब कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, ये दोनों सही है ही, लेकिन इसको भी कह सकते हैं कि सेक्टोरल प्लानिंग हटा के उन्होंने इंडिकेटिव प्लानिंग शुरू कर दी है. मतलब जो प्लानिंग कमीशन खत्म किया तो सेक्टर वाइज जो एकदम एक फिक्स प्लानिंग थी ट्रेडिशनल, उसको हटा के एक तरह का मिडिल रेंज प्लानिंग की 5 साल में क्या होगा, 10 साल में इंडिकेटिव प्लानिंग शुरू किया. तो ठीक है, ABC. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स आर रिलेटेड टू इंडिया एंड पाकिस्तान. ये हम लोग जानते हैं कि इसमें 2 ही है. हम लोग जानते हैं सियाचिन है, सर क्रीक जो है जो रैन ऑफ कच्छ में है. काला पानी जो है नेपाल के साथ है. दाहाग्राम डिस्प्यूट वही लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट जो हुई है, उसमें जो कुछ बच गए हैं इनक्लेव, उसमें से एक दाहाग्राम है बांग्लादेश के साथ. तो A and B. Which prime minister pursued the foreign policy of extending non-reciprocal concession to neighboring state? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन बार बार आता है. गुजराल डॉक्ट्राइन कहते हैं. अभी हम लोगों ने देखा गुजराल उस समय में फॉरेन मिनिस्टर, बाद में प्राइम मिनिस्टर बने. उनका ये कहना था, मतलब नॉन रेसिप्रोकल कंसेशन का मतलब क्या होता है, बड़ा भाई छोटे भाई को कभी क्विड प्रो क्यों नहीं करता, कि तुम मुझे 1 लाख रुपए दोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा, तुम मुझे ये दोगे, तो ये बड़ा भाई नहीं करता. बड़ा भाई आगे बढ़ करके आगे देता है, ये हम लोग की परंपरा है. तो उन्होंने ये कहा कि इंडिया बिग ब्रदर है साउथ एशिया में, तो हम छोटे छोटे कंट्री जो मालदीव है, नेपाल है, भूटान है, उनको नॉन रेसिप्रोकल कंसेशन देंगे. हम ये नहीं कहेंगे कि आपको ये करो, आप, हम आगे बढ़ के खुद ही दे देंगे. और ये बहुत अच्छा विचार था. तो इंदर कुमार गुजराल. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द UN पीस कीपिंग. तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है. यहाँ पे यदि आप देखेंगे, सॉरी इसकी ऑप्शन थोड़ी ये हो गई है, तो इसमें बेसिकली इट्स प्रोविजन आर नॉट एक्सप्लिसिटली गिवन इन UN चार्टर. जो UN पीस कीपिंग मिशन में इंडिया बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेता है, वो कहीं ऐसे स्पेसिफिकली लिखी हुई नहीं है. इसको जो उसके वन ऑफ द UN सेक्रेटरी जनरल थे सेकेंड, उनका नाम पढ़ लीजिए, टंग ट्विस्टर है, उन्होंने इसको कहा था पीस कीपिंग मिशन को चैप्टर 6.5, क्योंकि चैप्टर 6 में जो है वो डिस्प्यूट को पीसफुली रिजॉल्व करना है, चैप्टर 7 में जो है वो बाय फोर्स करना है. तो दोनों के बीच में इवॉल्व हुआ पीस कीपिंग, बीच बीच का रास्ता. तो इसलिए ए जो है वो जिसमें है उसमें वो सही होगा.
और यहाँ पे आई एम सॉरी कि ये मिट रहा है, लेकिन आप देख लीजिएगा इसमें एक ही ऑप्शन है जहां पे कि ए जो है वो, मतलब ए को रखना आपके लिए मस्ट है। और देन इंडिया एंड अमेरिका हैव जॉइंटली स्पॉन्सर्ड इट, इसको जो है खत्म कर दीजिए। और सी का रखना मस्ट है, मतलब इट हैज अंडरगॉन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड, ये भी मस्ट है क्योंकि ये बहुत इसका फॉर्म चेंज हुआ है। तो ए और सी जो है इसमें बिल्कुल सही है। आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पे, जो कि मिट गया है तो मुझे, अच्छा यहाँ पे ए और सी तो ठीक है, ए और सी इज राइट। हिंदी वाले में देख करके हम लोग देख रहे हैं, राइट। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि सोल प्रेरोगेटिव सेक्रेटरी जनरल का तो है नहीं, तो ए और सी जो है वो सही है, बिल्कुल सही है। इंपेरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये किसने कहा है? ये तो सुपर डुपर इजी क्वेश्चन है, लेनिन ने ये कहा है, इस पे इन्होंने बुक लिखा है, तो इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? ये क्वेश्चन बार बार अभी आ रहा है, जबकि हमने अभी देखा कि काला पानी डिस्प्यूट जो है वो नेपाल के साथ है, तो ये सब रिपीट क्वेश्चन आ जाता है। इसके बारे में मैंने यहाँ दे दिया, आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। काला पानी डिस्प्यूट कौन से एरिया में है, इंडिया और नेपाल। काला पानी और सुस्ता, सुस्ता भी जो है वो भी एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। तो इंडिया का जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है काला पानी सुस्ता नेपाल के साथ, कच्छातीवू आइलैंड जो है उसका श्रीलंका के साथ, जो सियाचिन और अभी उन्होंने सर क्रीक देखा वो पाकिस्तान के साथ, दाहाग्राम जो हमने देखा बांग्लादेश, याद होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम लो इनकम द थर्ड वर्ल्ड इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड बाय द, तो इसमें आप देखेंगे ये बहुत ही कॉमन सेंस क्वेश्चन है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो हटा दीजिए क्योंकि ये तो हो नहीं सकती है, तो बाकी सब इसमें आप देख सकते हैं। तो इसलिए ए सी डी को आप कर सकते हैं, मतलब चुन सकते हैं, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा आपको। इन 1954 इंडिया साइन द पंसील एग्रीमेंट, आपको पता है चाइना के साथ, तो ये सुपर डुपर इजी क्वेश्चन है। लेकिन यहां पे यदि ये पूछ दिया जाता, लेकिन यहां पे यदि ये पूछ दिया जाता कि इसमें बर्मा का क्या रोल है, तो आपको कठिनाई हो जाती। आपको पता होना चाहिए और आगे के क्वेश्चन के लिए कि ये केवल चाइना और इंडिया का इंडिविड नहीं था, उसमें जो है म्यांमार, जो उसका बर्मा कहलाता था, उसके जो प्राइम मिनिस्टर यू न्यू थे वो भी आर्किटेक्ट थे पंचशील के, और इन तीनों ने जो है मिल करके पंचशील की परिकल्पना की थी। और बाद में चाइना और बर्मा ने भी पंचशील साइन किया था। बहुत हिडन फैक्ट है। Which of the following agreements have been concluded by India with its neighbor in its past 7 years? ये खासा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है यदि आप बहुत फॉलो नहीं कर रहे हैं इस टाइप के, तो ये सब इसको छोड़ भी सकते हैं आप, लेकिन आप गेस भी कर सकते हैं कि इंडिया नेपाल के बीच में पावर ट्रेड एग्रीमेंट हुआ होगा, और वैसे जो है ये भी एग्रीमेंट हुआ है, जस्ट आप जान लीजिए ये दोनों नहीं है एज पर द ऑफिशियल आंसर। मैंने इस पर कोई रिसर्च नहीं किया है। ये जो है यहाँ पे देखिए ये आसान हो सकता है क्योंकि रियो अर्थ समिट जो है हम लोग सब जानते हैं कि 1992 में हुई थी, और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है 1972 में। बेसिकली स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है फर्स्ट यूएन के अंदर में ह्यूमन इन्वायरमेंट पे कॉन्फ्रेंस था, और उसके 20 साल बाद आप स्टॉकहोम +20 कह सकते हैं, जिसको कि नाम दिया गया रियो अर्थ समिट। इसी दोनों से आपका बन जाएगा बी का 2, तो बी का 2, तो इससे जो है 50-50 गेम आपने खेल लिया, और डी का 1, तो बी का 2 एंड डी का 1 से आपका ये क्वेश्चन क्रैक हो जाता है। बाकी को आप जो है मैच कर सकते हैं जब ये पता लग गया। जैसे सी का जो है आपको 4 है, तो चिपको जो है 1973 में होता है, तो लेक सक्सेस कॉन्फ्रेंस जो है 1949 होगा। अब ये क्या है इसको जाके नेट पे भी पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द यूएन पीस कीपिंग, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे यदि आप देखेंगे, सॉरी इसकी ऑप्शन थोड़ी ये हो गई है, तो इसमें बेसिकली इट्स प्रोविजन आर नॉट एक्सप्लिसिटली गिवन इन यूएन चार्टर। जो यूएन पीस कीपिंग मिशन में इंडिया बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेता है, वो कहीं ऐसे स्पेसिफिकली लिखी हुई नहीं है। इसको जो उसके वन ऑफ द यूएन सेक्रेटरी जनरल थे सेकेंड, उनका नाम पढ़ लीजिए, टंग ट्विस्टर है, उन्होंने इसको कहा था पीस कीपिंग मिशन को चैप्टर 6.5, क्योंकि चैप्टर 6 में जो है वो डिस्प्यूट को
पीसफुली रिजॉल्व करना है, चैप्टर 7 में जो है वो बाय फोर्स करना है, तो दोनों के बीच में इवॉल्व हुआ पीस कीपिंग, बीच बीच का रास्ता। तो इसलिए ए जो है वो जिसमें है उसमें वो सही होगा। और यहाँ पे आई एम सॉरी कि ये मिट रहा है, लेकिन आप देख लीजिएगा इसमें एक ही ऑप्शन है जहां पे कि ए जो है वो, मतलब ए को रखना आपके लिए मस्ट है। और देन इंडिया एंड अमेरिका हैव जॉइंटली स्पॉन्सर्ड इट, इसको जो है खत्म कर दीजिए। और सी का रखना मस्ट है, मतलब इट हैज अंडरगॉन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड, ये भी मस्ट है क्योंकि ये बहुत इसका फॉर्म चेंज हुआ है। तो ए और सी जो है इसमें बिल्कुल सही है। आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पे, जो कि मिट गया है तो मुझे, अच्छा यहाँ पे ए और सी तो ठीक है, ए और सी इज राइट। हिंदी वाले में देख करके हम लोग देख रहे हैं, राइट। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि सोल प्रेरोगेटिव सेक्रेटरी जनरल का तो है नहीं, तो ए और सी जो है वो सही है, बिल्कुल सही है। इंपेरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये किसने कहा है? ये तो सुपर डुपर इजी क्वेश्चन है, लेनिन ने ये कहा है, इस पे इन्होंने बुक लिखा है, तो इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? ये मैच करना एकदम खासा आसान हो सकता है। एजी फ्रैंक, एंडर गुंडर फ्रैंक जो है डिपेंडेंसी थ्योरी से जोड़ दीजिए ए का 4, और ये लड्डू क्वेश्चन हो गया क्योंकि एक सही, अब हम आगे मिला भी नहीं रहे हैं, आप इसको मैच कर लीजिएगा, सब आसान है। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री आर मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, ये भी खासा आसान है यहाँ पे, चूंकि दो ही है तो आप देखेंगे इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार को यदि मिला दे, क्योंकि चाइना पाकिस्तान है नहीं, ये भी नहीं है, तो बी और सी इसके जो मेंबर है मैंने यहाँ पे दे दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स वेयर पार्ट ऑफ वुड्रो विल्सन 14 पॉइंट रिगार्डिंग, जो वुड्रो विल्सन ने जो 14 पॉइंट दिया था ये लीग ऑफ नेशन का बेसिस बन गया, और ये खुद इन्होंने जो दिया था ये परपेचुअल पीस थेसिस जो था इमानुअल कांत का, उस पर बेस था। बेसिकली क्या था कि यदि डेमोक्रेसीज जो हैं या रिपब्लिक जो हैं आपस में मिल करके एक शांति ऐसा व्यवस्था बना सकते हैं जो मिलजुल के समस्या का समाधान हो, कलेक्टिव सिक्योरिटी हो, और कभी वॉर नहीं होगा, सब लोग पीसफुली रहेंगे। एक मोरल आइडियलिज्म जो उस समय में काफ़ी जोर पे थी इंटर वॉर पीरियड में, जो अभी बदल गई है लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म में, उसके बहुत बड़े लंबरदार जो हैं विड्रो विल्सन थे, जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने। वही विड्रो विल्सन जो कि स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाम के आर्टिकल लिखते हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है, इतने बड़े महान ये एक एकेडमिशियन भी थे समझ लीजिए। उनकी जो 14 पॉइंट है ये कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, क्योंकि दो ही इसमें से सही है। अब देखिए, इकोनॉमिक बैरियर फॉर ट्रेड भी इम्पोज, इस टाइप की बात क्यों करेंगे, ये तो सब अच्छी अच्छी बातें करेंगे। पोलिस स्टेट मतलब पोलैंड को जो है फ्री एक्सेस सी का मत दो, इस टाइप की कोई बकवास नहीं की जाएगी। तो सी और डी ही केवल सही होगी, और एक है भी, तो मतलब ओपन कोवेनेंट ऑफ पीस, ओपनली अराइव्ड एट, मतलब छिपा छिपा कोई कोवर्ड जो है कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। ए फ्री ओपन माइंडेड एंड इम्पार्शियल एडजस्टमेंट टू ऑल कॉलोनियल क्लेम्स, मतलब जो कॉलोनीज में जो आपके क्लेम है उसको ठीक ढंग से निपटारा करो, लड़ाई झगड़ा उसके लिए मत करो, जिसके चलते कि जर्मनी में लड़ाई किया था। Which of the following is not a basic principle of Hans J. Morgenthau's theory of realism internationalism? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। 6 प्रिंसिपल दिए थे अपने पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन में, उसमें जो उन्होंने कहा था उसमें से एक यहाँ नहीं होगा। और क्या नहीं होगा? देखिए, पॉलिटिक्स इज रूटेड इन ह्यूमन नेचर, उनका कहना था। जैसा ह्यूमन का नेचर होता है, बुली करता है, कमजोर को दबाता है, वही स्टेट भी करते हैं। नेशनल इंटरेस्ट इज ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर, वेरी फेमस कोट भी इनका है। पॉलिटिक्स इज एन ऑटोनोमस स्फीयर ऑफ एक्टिविटी, सब सही है, लेकिन पॉलिटिक्स इज नेवर गवर्न बाय यूनिवर्सल मोरल वैल्यू, वो एकदम अलग है। मैकियावेली भी यही कहते हैं, इसलिए ये गलत है, ये नहीं थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसमें है कि मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, मतलब हम उतना ही हम न्यूक्लियर वेपन लेंगे जिससे कि डिटर कर पाए, वॉर को हम रोक पाए, और हम पहला यूज कभी नहीं करेंगे, और हम ऐसे स्टेट के अगेंस्ट तो कभी नहीं करेंगे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। तो लेकिन ये कभी नहीं है कि नो यूज अगेंस्ट फ्रेंडली कंट्री, इसको आप पिक भी कर सकते हैं, ये बहुत ही क्रूड स्टेटमेंट है। इस टाइप का थोड़ी होता है कि जो दोस्त है उस पे उसके अगेंस्ट नहीं, दोस्त दुश्मन क्या होता है पॉलिटिक्स में। तो इसलिए ये सही है और ये बहुत आसान है। ये क्वेश्चन एकदम एक लड्डू क्वेश्चन है, क्योंकि इतना ज्यादा न्यूज में था कि अभी मैंने बताया भी आपको, वेयर वाज द फर्स्ट यूएन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट हेल्ड,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने इसका 50वां सालगिरह मनाया और ये स्टॉकहोम में हुई थी, और इसका जो 20वां सालगिरह था उसमें रियो समिट हुई थी, जो है लिखा हुआ भी है, और इसके 50वें पे जो है फिर से स्टॉकहोम में सब लोग मिले कि क्या हुआ। ये 1972 में हुई थी। ये कहाँ से आ गया है आई डोंट नो, ये किसी और का है। चलिए यहाँ देखिए, मैच करना है जो डिस्प्यूट है। अभी हम लोगों ने देखा चाइना के साथ, तो हम लोग सबको पता है गलवान की डिस्प्यूट 2020 में हुई थी बांग्लादेश के साथ। मैंने बताया कि लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुई है, दहाग्राम भी है, नेपाल के साथ काला पानी फिर आ जाता है। तो पाकिस्तान एक ही बचता है, इसलिए बगलिहार होगा हाइड्रो प्रोजेक्ट, आप ये सब मैच कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, आसान है। In 1954 इंडिया साइन द पंचशील एग्रीमेंट विथ विच नेबरिंग स्टेट। ये एकदम लड्डू क्वेश्चन, हम लोग जानते हैं कि चाइना के साथ किया था, लेकिन इसमें यह भी आपको जानना चाहिए जो आगे कभी काम देगा कि चाइना ने बर्मा के साथ भी किया था, जिसको अभी हम म्यांमार कहते हैं। उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे यू नू, उन्होंने भी चाइनीज पीएम जाओ एन लाई के साथ जो है वो पंचशील की एक तरह से रचना की थी, सोचा था। तो यू नू, नेहरू और जाओ एन लाई, ये तीन आर्किटेक्ट थे इसके। UN's new responsibility is to establish which kind of international system। तो आपको ये पढ़ के लगेगा कि ये एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरह यूएन को काम करने के लिए कुछ लोग चाह रहे हैं कि जहां पे कि वो एक सुपर गवर्नमेंट की तरह बिहेव करेगी, कहीं भी ह्यूमन राइट, ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन जस्टिस, किसी भी राज्य के दायरे के अंदर भी यदि हार्म हो रहा है तो हम इंटरवीन करेंगे। तो यहाँ पे प्रोवाइड ग्लोबल गवर्नेंस, ये भी आसान है। तो इसके जो पांचों क्वेश्चन है मेरे अनुसार से वो आसान है। अब इसके आगे जो है ये पैसेज टाइप के क्वेश्चन हैं। इसमें एक पैसेज पे 5 क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं और 2 पैसेज हैं। फर्स्ट पैसेज जो है वो यूएन इंटरवेंशन रिलेटेड है। तो इन समरी, an increasing readiness by the UN to intervene within states in order to promote internal justice for individual would indicate a movement towards global governance away from unconditional sovereignty। मतलब कब यूएन जो है वो डोमेस्टिक मामले में इंटरवीन करेगा, इस पर ये पैसेज है। जबकि जो सॉवरेनिटी है एक स्टेट की, उसको बनाए रखना है, लेकिन ह्यूमन राइट के नाम पे यूएन इंटरवीन करता है। अब उसके बारे में कहा गया है, there have been some signs of movement in this direction, but principle of state sovereignty and non-intervention remain important। There is no clear consensus on those points। There is still some support for the view that Article 2.7 of the UN Charter should be interpreted strictly, that there can be no intervention within a state without the express consent of the government of that state। इसको याद रखिए। This position is probably most frequently seen in the arguments favored by the government of the People's Republic of China। Others believe that intervention within a country to promote human rights is only justifiable on the basis of a threat to international peace and security। Evidence of a threat to international peace and security could be the appearance of significant number of refugees or the judgment that other states might intervene militarily। Some liberals argued that this condition is flexible enough to justify intervention to defend human rights wherever it seems prudent। There is also some support for a stronger position। In September 1999, UN Secretary General Kofi Annan declared that individual sovereignty may be as important as national sovereignty। मतलब एक कंट्री का सॉवरेनिटी उतना ही मायने रखता है जितना एक व्यक्ति की सॉवरेनिटी मायने रखती है। तो यदि व्यक्ति की राइट्स कहीं भी इन्फ्रिंज हो रही होगी, उसकी सिक्योरिटी कहीं भी थ्रेट हो रही होगी, तो यूनाइटेड नेशन हिचकेगा नहीं, उस कंट्री की सॉवरेनिटी को बिना ध्यान में रखे हुए जा सकता है। कहने का मतलब यह है। अब देखिए कि अंडर व्हाट कंडीशन कैन द यूएन इंटरवीन इन स्टेट अफेयर। तो यदि आप पीछे के देखेंगे, हम बैक तो जाएंगे नहीं, तो आप देखेंगे कि यहां पे आप अटक जाएंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सप्रेस कॉन्सेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये उसके आर्टिकल 2.7 जो है उसमें ऐसा निहित है। अब इस पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये हमारे लिए बाइंडिंग है, मतलब यूएन के लिए बाइंडिंग है या नहीं है। तो इजी क्वेश्चन ये, व्हाट इज द जनरल फीलिंग अमॉन्ग सम सेक्शंस रिगार्डिंग द बेसिस ऑफ यूएन इंटरवेंशन। सम सेक्शंस, तो वो ये सोचते हैं
कि ह्यूमन राइट के वायलेशन के लिए यूएन को इंटरवीन करना चाहिए। तो ये भी बहुत ऑब्वियस है इस पैसेज से, तो आसान है। ऑन व्हाट बेसिस इज द यूएन रेडी टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ ए स्टेट? तो ये तो एक तो ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन सिक्योरिटी है, ह्यूमन का प्रॉब्लम है, तो आप इन सबको पढ़ेंगे तो आप यहां आके अटक जाएंगे। टू प्रमोट इंटरनल जस्टिस, मतलब एक व्यक्ति के साथ किसी राज्य के अंदर न्याय हो रहा है कि नहीं, उस बेसिस पे ये कर सकते हैं इस पैसेज के अनुसार। In the matter of state intervention, the UN should adhere to provisions related to which aspect? तो ये बेसिकली ये कहता है कि जब हम इंटरवीन कर रहे हैं, यूएन इंटरवीन कर रहा है, तो क्या किस बात का उसको ध्यान रखना चाहिए? उसको सोवरेंटी का ध्यान रखना चाहिए। और सोवरेंटी का जो इस ऑप्शन में जो आ रहा है वो है डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन, मतलब उसका जो अपना डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन है डोमेस्टिक गवर्नमेंट का, उसको इंटरवीन नहीं होना चाहिए एज पर द यूएन आर्टिकल। ये सब आसान आसान क्वेश्चन है। UN's new responsibility is to establish which kind of international system? तो आपको ये पढ़ के लगेगा कि ये एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरह यूएन को काम करने के लिए कुछ लोग चाह रहे हैं कि जहां पे कि वो एक सुपर गवर्नमेंट की तरह बिहेव करेगी, कहीं भी ह्यूमन राइट, ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन जस्टिस किसी भी राज्य के दायरे के अंदर भी यदि हार्म हो रहा है तो हम इंटरवीन करेंगे। तो यहाँ पे प्रोवाइड ग्लोबल गवर्नेंस, ये भी आसान है। तो इसके जो पांचों क्वेश्चन है मेरे अनुसार से वो आसान है। आइए अब 2020 के सिफ्ट 1 और फिर देखेंगे सिफ्ट 2 के आईआर के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट होना चाहिए क्योंकि इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया बहुत कॉमन नहीं है कि यूनाइटेड नेशन हैज डिफाइंड 12 पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, जबकि इन्होंने 8 पिलर डिफाइन किए हैं। और ये जो 8 पिलर है आप देख सकते हैं, पार्टिसिपेटरी, कंसेंसस ओरिएंटेड, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, ब्ला ब्ला, आप पढ़ लीजिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिव जो गुड गवर्नेंस के हैं 8। तो ये 8 यदि आप फिगर याद रखें गुड गवर्नेंस का 8 तो आपको बहुत जगह हेल्प होगा। तो ये फॉल्स है। और SDG 14 इज डायरेक्टली लिंक टू इंप्रूवमेंट इन गवर्नेंस, ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि SDG 17 है, इसका मतलब 17 के 17 आपको लगभग याद करने हैं। तो ये जो 14 है ये लाइफ बिलो वाटर है, तो ये भी फॉल्स है। तो ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसको डिफिकल्ट कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आप इसको क्रैक कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, अब ये भी थोड़ा डिफिकल्ट श्रेणी में है क्योंकि ये सब डेट जो है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन इंडिकेट करता है कि यूएस इंडिया के बीच में जितने एग्रीमेंट हुए हैं, और ज्यादा नहीं है 7-8 है, उसको आप डेट ईयर एटलीस्ट याद कर लीजिए। यहाँ पे ये इसके आंसर से मैं जा रहा हूँ, सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 सही है, और इंडिया यूएस 10 ईयर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर डिफेंस कॉपरेशन भी सही है। तो ये दोनों सही है, लेकिन क्यों ना इन दोनों का भी जान लीजिए कि डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव जो है ये 2012 में DTTI साइन हुआ था, और बेका जो है ये तो सबको पता होगा कि 2020 में। तो ये दोनों गलत यहाँ डेट दी गई है। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट है लाइक न्यूक्लियर डील है, उसके अभी आईसेट साइन हुआ है 2022 में, लिमोआ है, ये सब याद कर लेना चाहिए आपको, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। और हर जगह मैंने डिफरेंट गाइड हर जगह दिया है 7-8, तो वही घुमा फिरा के पूछते हैं। 2+2 टॉक जो यूएस इंडिया का है उससे भी पूछते हैं, तो वो भी जान लीजिए। फिर क्वाड है, IPF है, उसमें हम जुड़े हुए हैं यूएस से। तो यूएस के साथ जो हमारा नाता है वो ले दे करके 8-10 या 10-12 पॉइंट है, बस उतने ही से क्वेश्चन आते हैं। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रोक्लेम्ड इंटरनेशनल योगा डे थ्रू द रिजोल्यूशन, ये रिजोल्यूशन भी आप याद कर लीजिए, 09 69 है, 69-131। और ये भी याद कर लीजिए कि इन्होंने जून 21 को योगा डे अब आने वाला है इस मंथ में, उसको डिक्लेयर किया है। इसमें मोदी जी मुझे लगता है शायद उस समय यूएस जा रहे हैं और वो योगा डे को वहाँ पे यूनाइटेड नेशन में सेलिब्रेट करेंगे। इस टाइप की बातें मैंने पढ़ी है, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये कब ये इन्होंने डिक्लेयर किया ये है। अब ये डिफिकल्ट बन जाता है कब किया, लेकिन आप मोदी जी के एक्सेशन से या मोदी जी के आने से इसको यदि आप याद कर लीजिए कि वो 2014 में आया था, 2014 में ही इसको यूएन ने डिक्लेयर किया था, तो आपको आसानी होगी याद करने में। ये क्वेश्चन जो है वो हेडक्वार्टर का है कुछ, और कुछ जो है मतलब किसके टाइम में क्या इनिशिएट हुआ है फॉरेन पॉलिसी। तो सार का जो हेडक्वार्टर है, हम अब यहाँ देखिए तो दो ही सही है, तो एक तो सही आपको मिल गया, सार का हेडक्वार्टर काठमांडू है। यहाँ पे जान लीजिए बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका है, आगे क्वेश्चन भी है, तो इन दोनों का हेडक्वार्टर को तो याद कर लीजिए। जो डिफरेंट हेडक्वार्टर है उसका हमें, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बीजिंग है, हमें याद रखना चाहिए ये सब। नाम का न्यूयॉर्क है फॉर दैट मैटर।
एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव ने नहीं किया था, लुक ईस्ट पॉलिसी किया था, मोदी जी ने किया था, तो ये गलत है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी मोदी जी ने किया है, तो ए और सी तो सही मिल गया आपको। चूंकि दो सही मिल गया तो चौथे को देखने की भी जरूरत नहीं है, वो गलत होगा ही होगा। तो ए और सी को पहले टिक मारिए। अब यहाँ देखिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक जो है, इन्वेस्टमेंट बैंक सॉरी, AIIB कहते हैं, इसकी हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में नहीं होकर के बीजिंग चाइना में है। इसके अलावा जो है, इसकी जो ऑडिशनल इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा, इसके अलावा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो बहुत पुराना बैंक है, उसकी हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो इसका पहले नाम ब्रिक्स बैंक था, उसकी हेडक्वार्टर संघाई में है। तो आप देख सकते हैं कि चाइना कितना इंपॉर्टेंट फाइनेंशियली हो रहा है एशिया के लिए, कि ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर भी वहां है, AIIB का भी हेडक्वार्टर बीजिंग में ही है। अरेंज द फॉलोइंग कोवेनेंट, क्या लिखा है ये, कोवेनेंट्स होना चाहिए, कन्वेंटिंग्स, कुछ यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक, ट्रीटी या कोवेनेंट कह लीजिए, ऑन राइट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ यदि आप देखेंगे थोड़ा ट्रिक्स आप प्ले कर सकते हैं, तो इन सब को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता है कि ICCPR बहुत बार मैंने बताया 1966 में है। यहीं पे कल्चरल एजुकेशनल राइट भी इसी साल हुआ है। ऑल फॉर्म अगेंस्ट वुमेन जो 90s में हुआ है, आप इतना याद रख सकते हैं 1990s में, उतना याद भी कहीं जरूरत नहीं इस क्वेश्चन के लिए। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट हम लोग सब जानते हैं कि ये दिसंबर 1948 में, इससे पहले कोई यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने दे दिया है अमेरिकन कन्वेंशन ह्यूमन राइट 1969 में, जो थोड़ा टफ है तो उसको मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इसका मतलब है कि डी से शुरू होता हुआ होगा, डी से शुरू होता हुआ केवल एक ही है, आपको बाकी कुछ जानना भी नहीं है, बस डी से शुरू होता हुआ ACB आप मिला लीजिए आप। Who has coined the soft power is a लड्डू क्वेश्चन है। सॉफ्ट पावर, इवन स्मार्ट पावर, ये दोनों ही वर्ड क्वाइन करने वाले इंटरनेशनल रिलेशन में जोसेफ ने हैं, जिन्होंने की बुक भी लिखा है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर क्या होती है कि जैसे कि मान लीजिए मोदी जी जो हैं, वो यदि बातचीत के द्वारा रसिया और यूक्रेन में युद्ध रुकवा दे, ये एक सॉफ्ट पावर है। मतलब लड़ करके नहीं, यदि आपकी बात कोई जो है इंटरनेशनल रिलेशन में बिना कोई कोएर्सन के, फोर्स के यदि मान लेता है, क्यों? क्योंकि आप में चार्म है, आपने अच्छी फॉरेन पॉलिसी अपनाई है जो सभी लोगों के लिए एक आदर्श है, आपने अपने डोमेस्टिक पॉलिसी ऐसे रखे हुए हैं कि लोग आपको इज्जत करते हैं, डेमोक्रेसी को आपने मेंटेन किया है, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होती है उसको बनाए रखा है। आपके यहाँ कुछ ऐसी चार्म है, जैसे इंडिया में बॉलीवुड का है, योगा का है, आपकी फिलॉसफी है, स्पिरिचुअलिज्म है, उनसे लोग चार्म्ड हैं। ये सब आपको जो है सॉफ्ट पावर देता है, इंस्टेड ऑफ मिलिट्री पावर, एटॉमिक बम एंड लाइक दैट। हु हैज रिटन द बुक जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, तो ये इनको, इस थिंकर को आप भूल ही नहीं सकते हैं, आन टिकनर, जे आन टिकनर, क्योंकि इन्होंने मॉर्गनथाउ के 6 जो रियलिस्ट प्रिंसिपल है उसको रीफॉर्मुलेट किया था फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए भी इनको याद रख सकते हैं। सिंथिया इन लोगों को यहाँ याद रख सकते हैं कि वेयर आर द वुमेन इन इंटरनेशनल रिलेशन, ये पूछती हैं अपने बुक बनाना बीचेस एंड बेसेस में। अरुंधति रॉय भी काफ़ी प्रोमिनेंट हैं, बहुत नर्मदा बचाओ आंदोलन से भी जुड़ी रही हैं, ऑथर हैं, थिंकर हैं। हिलरी क्लिंटन तो आपको पता है ना, विदेश मंत्री भी रही थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और बिल क्लिंटन की पत्नी भी हैं। राष्ट्रपति के लिए चुनाव ये हार गई थी, किससे हारी थी, डू यू नो? ये हारी थी किससे, चेक कर लीजिएगा, ट्रम्प से, यस। ओके, यहाँ पे जो है मैच करने के लिए है ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, इज अ वेरी फेमस बुक बाय जॉन मेर्सी हैमर, जो कि नियो रियलिस्ट हैं, ऑफेंसिव नियो रियलिस्ट। पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन कौन भूल सकता है मॉर्गनथाउ, इसी दो से आपका काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ तो इतना आसान है कि वॉल्ज ने थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लिखा है, जिसमें कि उन्होंने स्ट्रक्चरल रियलिज्म की नींव रखी। तो चौथा जो है फ्रॉम विल टू पावर, ये फरीद जकरिया का याद कर लीजिए, जो कि जो कि एक क्लासिकल नियो रियलिस्ट कहलाते हैं। तो फ्रॉम वेल्थ टू पावर जस्ट याद कर लीजिए इसको, तो मैच तो बहुत आसानी से हो जाएगा, 1-2 से ही क्रैक हो जाएगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कोल्ड वॉर जो है बाइपोलर है, और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में है, ये ए और सी। और यहां देखेंगे तो चूंकि 2 ही सही है और आपको 2 मिल जाता है, पहले आपको ऑप्शन देखना है तब इसको देखना है, उल्टा देखना है, मैं तो चूंकि देख के आपको बता रहा हूं। तो इन दोनों यदि आपको मिल गया तो ए और सी, आप बाकी को आप गलत सीधा ही आप डिक्लेयर कर सकते हैं। पैरा डिप्लोमेसी, ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। पैरा डिप्लोमेसी क्या होती है जान लीजिए। ये अभी के गवर्नमेंट ने ऐसा किया है जहां पे कि जो स्टेट गवर्नमेंट हमारे, मतलब बंगाल गवर्नमेंट चाहे तो वो डिप्लोमेसी कर सकता है एरिजोना स्टेट जो यूएस का है, मतलब जो दूसरे फेडरल स्टेट के जो कंपोनेंट है उसके साथ भी आप डिप्लोमेसी थोड़ी बहुत कर सकते हैं, सीधा बाईपास करके सेंटर के, उसको पैरा डिप्लोमेसी कहते हैं। और ये
एक आंसर कहता है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने किया और नेट भी यही कहता है, लेकिन ये डिफिकल्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फूड सिक्योरिटी? ये कॉमन सेंस क्वेश्चन, आप इन सबको पढ़िए, लेकिन आप इसके अलावा और कहीं आप जाएंगे नहीं, मतलब यही आपको बार बार दिखेगा, बाकी सब बहुत ही आउटलैंडिश बेकार टाइप के स्टेटमेंट है। वेल्दी कंट्रीज सब्सिडाइज एंड ट्रेड बैरियर, और ट्रेड बैरियर भी क्रिएट करते हैं, मेक इट डिफिकल्ट फॉर डेवलपिंग कंट्री टू टेक एडवांटेज ऑफ द पोटेंशियल ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर एडवांसिंग फूड सिक्योरिटी। यही एक जनरल स्टेटमेंट है जो हो भी रहा है WTO में, कैसे अपने यहाँ वो सब्सिडी रखते हैं, कम करते हैं, एग्रीकल्चरल कमोडिटी के ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली क्या होता है, एग्रीकल्चरल कमोडिटी डेवलपिंग कंट्री ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो उसके प्राइस को हमेशा लो से लो रखेंगे, उस पर अपने यहाँ ट्रेड बैरियर भी रखेंगे, अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, और हमारे यहाँ जो है वो सब्सिडी कम करने की कोशिश करते हैं। इससे हमारी फूड सिक्योरिटी जो है हार्म होती है। ये क्वेश्चन खासा आसान हो चाहिए कि अरब स्प्रिंग किस कंट्री में शुरू हुआ। ये क्यों आसान हुआ है? क्योंकि ये काफी बार इसको जैस्मिन रिवॉल्यूशन के चलते ये आसान हो गया। जैस्मिन रिवॉल्यूशन कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो जब आप जैस्मिन रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं कि ट्यूनीसिया में स्टार्ट हुआ था, तो ये भी पढ़ते हैं कि 2011 में जो पहली जो कंट्री जहां पे कि ये अरब स्प्रिंग क्या था, एक साथ जो है बहुत सारे कंट्रीज में, लीबिया, ट्यूनीसिया, इजिप्ट, इन सब में प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट शुरू हो गया। आपको पता है कि पूरा मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया जो है वो डिक्टेटरशिप या ऑथोरिटेरियन रेजीम वहां पे हैं, बहुत सारे मोनार्कीज भी हैं, लेकिन वहां लोग सड़कों पे उतर आए डेमोक्रेसी को लेकर के, और इसकी पहली शुरुआत जो है ट्यूनीसिया 2011 में हुई। अब अरब स्प्रिंग चूंकि है ही, तो आप अरब विंटर का भी टर्म जान लीजिए, लेकिन ये जो विद्रोह था लोगों का, पॉपुलर मूवमेंट, वो दबा दिया गया, और बहुत आसानी से दबा दिया गया। बहुत ज्यादा, केवल लीबिया में कुछ चेंज थोड़े बहुत हुए, लेकिन बाद में इतना ज्यादा ये ठंडा पड़ गया और वहां फिर डिक्टेटरशिप अपना बिल्कुल वर्चस्व को बनाए रखा। इस फिनोमेना को अरब विंटर कई थिंकर कहते हैं। आर इज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये तो मैं कई बार कहता हूं कि इसको याद रखिए। लाहौर डिक्लेरेशन है, आगरा समिट भी इससे याद, मतलब इंडो पाक जो है ना, जो मेजर हुए हैं एग्रीमेंट, या कुछ जो थोड़े बहुत रिलेशन में कोशिश की गई गर्माहट लाने की, उसमें से लाहौर डिक्लेरेशन 1999 में हुआ था, वाजपेयी जी के टाइम में, जहां पे दोनों कंट्री ने, नवाज शरीफ और इन्होंने मिल करके कहा था कि हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी प्रॉब्लम को सुलझाएंगे, एक नया रिश्ता कायम करने की कोशिश। लाहौर और दिल्ली बस सर्विस भी शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कारगिल हो गए। ताशकंद एग्रीमेंट जनवरी 1966 में होती है। जनरल अयूब और शास्त्री जी एग्रीमेंट साइन करते हैं। अनफॉर्चुनेटली शास्त्री जी का डेथ भी वहीं पे हो जाता है। इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है, इसको आप 2005 से लेकर के 2008 के बीच में कभी भी आप डेट्स में कई कंफ्यूजन है। एग्रीमेंट तो 2006 में होती है, लेकिन जो न्यूक्लियर डील जो अल्टीमेटली साइन होती है 2008 में होती है। इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ ईयर 1971 में। इतना आपको पता है, लगभग भी पता है, तब भी आपको पता है कि ताशकंद से पहले तो इसमें कोई भी नहीं है, आप देख सकते हैं, तो बी से शुरू होता हुआ कोई भी नहीं है, तो BDAC आप देख सकते हैं कि मतलब आसान है, इसका डेट कुछ भी रखे तब भी आसान है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? अब यहाँ पे देखिए, वॉर ऑन टेररिज्म जो है वो तो USA का है, तो करेक्टली है, तो ए जरूर होना चाहिए, लेकिन ए आपका जो है यहाँ पे, यहाँ तो खत्म हो गया, तो 50-50 तो आपने खेल लिया, लेकिन सी और डी में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। विक्टर यानुकोविच और लाइन ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ कंफ्यूजन इसलिए है कि ये LOC है नहीं इंडिया चाइना के बीच में, LOAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो इस हिसाब से देखिए तो चाइना जो है रॉन्ग हो जाता है, तो एक ही बच जाता है ये। यदि आप नहीं भी जानते हैं तो ये जो है, अभी जेलेंस्की के पहले जो है ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे, या उससे कभी पहले फॉर्मर, तो ए और सी जो है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली, तो डिफिकल्ट या मीडियम कह लीजिए, क्योंकि LOAC आपको मैं कई बार मैंने बताया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? डोकलाम जो है इंडिया भूटान चाइना के ट्राई जंक्शन पे है, एक प्लाटू, तो ये तो सही है। तो ए यदि सही है तो ए, तो ये खत्म हो गया, अभी आप 3 बचा हुआ है। ईस्टर डे टेरर अटैक श्रीलंका पे हुआ, हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं, तो बी जरूर होना चाहिए, तो ये खत्म हो गया। इसमें भी बी नहीं है, तो एक ही बच गया और आपका आंसर जो है वो सॉल्व हो गया। इराक नहीं है GCC का मेंबर। कौन कौन है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के मेंबर, आप यहां पढ़ लीजिए। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरबिया, UAE जो है GCC के मेंबर हैं, और यूक्रेन अभी नाटो का मेंबर नहीं बना है। ऑफकोर्स सारी लड़ाई उसी के लिए है। अब ये क्यूरियस क्वेश्चन है कि जैसे हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी, तो इंडिया और भूटान और इंडिया नेपाल, ये दोनों मतलब क्योंकि वो लोग दोनों रिच है हाइड्रो पावर में, तो उसके साथ इंडिया ये डिप्लोमेसी करता है।
तो ए तो सही होगा, चूंकि दो ही यहाँ पे सही है, हमको दूसरा ढूंढना है। बेसिक ग्रुप आपको मिल जाता है, ये थोड़ा छिपा हुआ है असल में। बेसिक ग्रुप जब कोपेनहेगन क्लाइमेट समिट हुई थी तो वहाँ 4 कंट्री, डेवलपिंग कंट्री ने ग्रुप बनाया था, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना। देखिए यहाँ चाइना इंडिया के साथ खड़ा दिखता है, क्लाइमेट चेंज पे हमेशा खड़ा दिखा है, एनर्जी के मामले में भी याद रखिएगा। तो इन लोगों ने जो है अपनी अलग जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफ़ी पुरजोर ढंग से उठाया था। तो बेसिक ग्रुप उसको कहते हैं, 4 कंट्री ग्रुप को। ग्रुप ऑफ 77 से यूएसए का नाता नहीं है क्योंकि डेवलपिंग कंट्री का, और बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है, तो ए और बी आपको जो है मिल जाते हैं। ओपन डोर पॉलिसी क्या था? चाइना को एक तरह से वर्ल्ड को उसने इम्ब्रेस किया। एक समय में चाइना ने आइसोलेशनिज्म की, मतलब कि एक एकांतवास की पॉलिसी अपनाई थी 1949 से लेकर 1972 तक, लगभग रख लीजिए 72-73 तक। ना ये ओलंपिक में भाग लेता था ना कुछ भी। उस समय में दुनिया जो है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड थी दुनिया, मतलब उन्होंने जो दुनिया दिया था, वो चाइना को मानते नहीं थे कोई कंट्री है, वो मानते थे ताइवान चाइना, मतलब एक अजीब सी मजाक थी। और चाइना इसके एवज में जो है दुनिया को ही नहीं मानता था। तो बाद में जो है हेनरी किसिंगर और हेनरी किसिंगर थे, यस, और रिचर्ड निक्सन, इन सब जो राष्ट्रपति और फॉरेन मिनिस्टर, इन लोगों ने एक डोर खोला। और उस समय में चाइना के एक राष्ट्रपति होते थे डैंग जियोपिंग, जो कि बहुत ही, उन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशन अपनाया था। चाइना को जो कैपिटलिज्म की तरफ ले गए वो ले गए थे। तो उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई और वेस्ट ने भी उसको माना। बाद में ताइवान को हटा करके चाइना को यूएन में जगह दी, चाइना को माना कि मेन चाइना है, वन चाइना पॉलिसी अपनाया, और चाइना ने भी दुनिया को अपनाया। और तब वो पहली बार ओलंपिक में भाग लिया, और क्या भाग लिया, मतलब फर्स्ट टाइम इज थर्ड कर गई थी। उसके बाद से तो उसका वर्चस्व अभी तक दुनिया देख रही कि अब तो वो अमेरिका को डायरेक्ट चुनौती दे रहा है। बिल्कुल, लगभग लोग का मानना है कि इकोनॉमी में आज चाइना जो है लगभग शायद अमेरिका से आगे निकल चुका है, इवन जीडीपी और अदर प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, इन सब में। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये तो बहुत आसान होना चाहिए, आप देख सकते हैं। देखिए, इससे पहले तो कोई नहीं हुआ है। यूएन डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट, इन सब में आप देखेंगे तो 1948, तो डी से शुरू होता हुआ 2 ही है, तो इसलिए 50-50 गेम आपने खेल लिया। डी के बाद बी होगा, ऐसी देखना है। तो बी जो है, आपको मैंने बताया था कि ये जो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट उसी समय हुआ था, जबकि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट हुआ था 1966, सेम ईयर। तो ये और सी जो है रियो डी जेनेरो में जो हुआ है वो 1992 में, इसलिए पहले बी होगा, तो बी वाले को टिक कर लीजिए। यूनाइटेड किंगडम वोटेड फॉर ब्रेक्सिट, कब वोट किया? तो ये वोट जो किया था ये 2016 में ही कर चुका था ये वोट, लेकिन एक्चुअल एग्जिट जो किया ये 2020 में किया। अब लास्ट में जो है 2 पैसेज टाइप के थे, एक मैंने आपके लिए किया है, दूसरा मैंने आपके लिए छोड़ दिया क्योंकि ये बहुत ही आसान है और उसमें इतनी ज़्यादा टेक्स्ट था कि एक उसको पढ़ना भी मुश्किल था, और इतना आसान है कि मुझे नहीं लगा कि उसको उसमें और टाइम जो है मुझे देना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ये पैसेज जो है वो ग्लोबलाइजेशन 1.0 से लेकर 4.0 की बात करता है, डिफरेंट पीरियड में, और इसके सारे क्वेश्चन इतने आसान है कि आप इसको मिस कर ही नहीं सकते हैं। इसी तरह से गुड गवर्नेंस पे लास्ट पैसेज है, वो भी उतना ही आसान होगा, मैंने उसके क्वेश्चन भी देखे नहीं। अब यहाँ पे देखिए कि इसको कैसे हम करते हैं, इसको क्रैक कैसे करते हैं, समझिए। पहले इसको बहुत तेजी से आप पढ़ते हैं, बहुत तेजी से, लेकिन गौर से, लेकिन आप इसको ब्राउज करते हैं, नहीं पन्ना पलटते हैं न्यूज़पेपर का, उस टाइप से पढ़ते हैं। पढ़ लीजिए और फिर आप आगे बढ़िए और पीछे मुड़ करके आप देखेंगे। तो जब यहाँ पे कुछ चूंकि अब लौट के मैं नहीं आ पाऊंगा, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग है वो किस कंट्री में होती है। यहाँ दिया हुआ है कि डावोस में हुई थी, और अब यहाँ ये नहीं दिया है कि डावोस स्विट्जरलैंड में है। तो आपको ये जानना पड़ेगा अपने अदर नॉलेज से कि डावोस जो है स्विट्जरलैंड में है। एक क्वेश्चन इससे पूछा है। देन इन्होंने ग्लोबलाइजेशन 1.0 2.0 का टाइम पीरियड पूछा है। देखिए, ये कहता है कि ग्लोबलाइजेशन 1.0 जो है वो 1820 से लेके वर्ल्ड वॉर 1 जो खत्म हुआ 1990 तक जो है वो 1.0 था। 2.0 जो है वो कोल्ड वॉर का टाइम था, पूरा कोल्ड वॉर 2.0। ये कहते हैं कि उस पीरियड में, कोल्ड वॉर पीरियड में, सबसे ज्यादा फायदा G7 या डेवलप्ड कंट्री को हुआ, जो बहुत अमीर हो गए, जिसको कि एक हिस्टोरियन जो है वो कहते हैं ग्रेट डाइवर्जेंस। ये कहते हैं कि दोनों ही दिस 2 पीरियड, मतलब ग्लोबलाइजेशन 1 और 2 दोनों में डेवलप कंट्री जो है अमीर बने, इस पे एक क्वेश्चन पूछा है। देन ये कहता है कि ग्लोबलाइजेशन 3.0 जो है 1990 से लेकर के, और लगभग जो ये पीरियड है 1920, मतलब करीब 30 साल का पीरियड आप कह सकते हैं, जो न्यू ग्लोबलाइजेशन है 3.0, जिसमें कि डेवलपिंग कंट्री अब ऊपर उठते हैं, वहां मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो अमीर होते हैं। और अब लेटेस्ट जो है वो ग्लोबलाइजेशन 4.0 है, जो एक नया
एक इकोसिस्टम दे रहा है, कंप्यूटर बेस्ड वर्चुअल वर्कर, टेली माइग्रेंट, जो कहीं भी रह के कहीं के लिए काम करते हैं, रहते हैं इंडिया में, काम करते हैं जापान के लिए, अमेरिका के लिए, ये कहा है। और वो एक अलग टाइप का है। इन्होंने बीच में एक और क्वेश्चन पूछा है कि जो ग्लोबलाइजेशन 3.0 में 6 कंट्री उभर के आते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे, उसको I6 कहा है, उसमें चाइना, कोरिया, इंडिया, पोलैंड, इंडोनेशिया, थाईलैंड है। इतना जो है, इसी से क्वेश्चन 5 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो आप लौट लौट के जाएंगे तो उसको आप खोज पाएंगे। पहला है कि टर्म ग्रेट डाइवर्जेंस रिलेटेड टू, तो हम लोगों ने देखा कि ग्लोबलाइजेशन 1.0 और 1.2.0 इन दोनों को जो है ग्रेट डाइवर्जेंस कहा गया है। मतलब वहां पे इनइक्वलिटी बढ़ी, डेवलपिंग नेशन में, डेवलप्ड नेशन G7 के ज्यादा रईस होते चले गए। तो ए और बी। अब ये पूछ रहा है कि जो एनुअल, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग कहां पे होती है, तो स्विट्जरलैंड होती है। आपको ये जानना है कि डावोस स्विट्जरलैंड में है। ये है ग्लोबलाइजेशन 2.0 स्टेटमेंट है 1। 2.0 बिगेन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 एंड इंडेड अराउंड 1990। तो वर्ल्ड वॉर, ये गलत है, वर्ल्ड वॉर 2 होता तो सही हो जाता, तो ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और ग्लोबलाइजेशन 2.0 सॉ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, कौन नहीं जानता, उसी पीरियड में सारे ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, क्योंकि ये पीरियड है 1945 से लेके 1990 तक का, तो उसी में बने हैं, तो ये ट्रू है। तो इसमें क्या आ गया, ये स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट 2 इज करेक्ट। अब यहां पे देखिए मिलाना है आपको, I6 में चाइना था, इंडिया भी था, तो आप इससे ए का 3 से मिलाइए, तो इससे आप 50-50 खेल लिया, इसको खत्म कर दीजिए। अब यहाँ G7, इटली G7 कंट्री है, C का 1, तो C का 1 से आप इसमें कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन दोनों में C का 1 है। तो चलिए एक और देखते हैं। इमरजेंस ऑफ रिमोट वर्किंग जो है ग्लोबलाइजेशन 4.0 में होती है, जो टेली वर्कर, ये टेली माइग्रेंट, तो डी का 4, तो डी का 2, तो डी का 2, तो यहां पे आपको क्रैक हो जाता है। द टर्म टेली माइग्रेंट इज रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन 4.0, ये भी हम लोगों ने देखा लास्ट में। तो आपने देखा कि 2021 के शिफ्ट 1 में कितने 24 क्वेश्चन, मतलब इट वाज टू मच। और यदि आप देखें तो IR जो है वो सबसे ज्यादा अभी यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं। आप इसमें 24 यदि है तो आप 20 तक स्कोर कर सकते हैं, इसलिए इस पर खासा ध्यान देने की जरूरत है। अब आइए शिफ्ट 2 को देखते हैं 2022 के। इंडिया इज सिग्नेटरी ऑफ CTBT के हम नहीं है, आपको पता है, ना ही NPT के भी हम लोग नहीं है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी नहीं हम मानते हैं उसको, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी मानते हैं। सॉल्ट भी हमारे बीच में नहीं, USSR US के बीच में है। NPT तो, और सेपा जो है हम लोगों ने 3 कंट्री के साथ में, आपको पता है जापान है। सेपा मतलब क्या, एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ओके, जापान, साउथ कोरिया, और तीसरी कंट्री जिसके साथ हम लोगों ने अभी हाल में साइन किया पिछले साल, UAE है। और चौथी पांचवी कंट्री जो बन सकती है वो कनाडा बन सकती है, ऑस्ट्रेलिया बन सकती है, जहां हम लोग काफी आगे बढ़ गए हैं, UK बन सकती है, EU के साथ भी हमारा चल रहा है। इन सब के साथ हम सेपा साइन करना चाहते हैं, जिसमें से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के साथ तो एडवांस स्टेज में है। ऑरेंज रिवॉल्यूशन अभी मैंने बताया भी कि ये यूक्रेन से रिलेटेड है, तो कई जगह मैंने बताया है ऑरेंज रिवॉल्यूशन यूक्रेन, जैस्मिन रिवॉल्यूशन ट्यूनेशिया। तो जितने भी कलर्ड रिवॉल्यूशन है, मैंने कई जगह जो एक पूरा टेबल बना के कलर्ड रिवॉल्यूशन दे दिया है, मेरे गाइड में भी आप देख सकते हैं, तो देख लीजिएगा। मतलब ये एक थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ना, कि रोज रिवॉल्यूशन, कार्नेशन रिवॉल्यूशन, ऑरेंज रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, ये सब चूंकि कैची होता है तो लोग इसको एग्जाम में पूछते हैं। नियो कॉलोनिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, नुक्रमा, ये ठीक है, ये एकदम सही डिफाइन किया है हेजेमनी को, ये भी सही है, इसको एक्सप्लेन भी करता है, ये सही है। अब ये मैचिंग देखते हैं, आसान होना चाहिए। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है 8 गोल थे जो 2000 से 2015 में इसको अचीव करने थे, और ये 2000 में चुकी था, इसलिए इसको मिलेनियम कहा भी जाता है। तो इसमें पोवर्टी, हंगर, पे अटैक की बात थी। मार्शल प्लान जो है यूरोपियन रिकवरी प्लान है, तो ए का 4 और बी के 1 से ही बन जाना चाहिए, और ये बन भी गया। आप देख सकते हैं ए का 4 और बी का 1 केवल यहाँ है, तो इससे आपको जो है सी का 2 आप मैच कर सकते हैं कि ये जो है
डेवलपिंग कंट्री का ग्रुप है जो कि 1964 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंटार्ड बना था, उसके बैनर तले G77 बनी थी। उन्होंने न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड की थी जो टाइम टाइम फिक्स हो गया। और गैट जो है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो यूएन की एक संस्था है, अभी भी है, उसी का नया अवतार जो है WTO, जो 1 जनवरी 1995 को यूरुग्वे राउंड जो हुआ था, यूरुग्वे राउंड ऑफ डिस्कशन जो गैट का हुआ था, उसमें ये जन्म लेती है WTO 1 जनवरी 1995। ये भी डेट काफ़ी पूछते हैं, और ये भी पूछते हैं कि गैट का नया अवतार क्या है, तो वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। और आप जान लीजिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर अमेरिका नहीं है, जिनेवा है, लिखा है। सबसे पहले इसमें इंडस वाटर ट्रीटी होती है 60s में, तो डी से शुरू होगा, और उसके बाद शिमला एग्रीमेंट होता है, तो DC ये भी। अब यहाँ जो मैच करना है वो बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए कि पहले इसके पहले देखिए WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा पता होना चाहिए, IAEA का हेडक्वार्टर जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसका वियना ऑस्ट्रिया है, इन सब के जो हेड हैं उनको वो भी आपको नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ ये देखेंगे तो ये दोनों तो बिल्कुल गलत हो गई, क्योंकि IA का न्यूयॉर्क नहीं है, WHO का लंदन नहीं है, और 2 ही इसमें सही बोला गया है, तो A और C तो डेफिनेटली सही होगा, तो A और C। तो इसका मतलब कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका हेडक्वार्टर वहीं पे है जहां इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट है, मतलब दोनों का हेग में एक पीस पैलेस है, उसी में दोनों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि यूएन की एक संस्था है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो रोम स्टैट्यूट से बना है, जिसका इंडिया पार्टी नहीं है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, ये दोनों के हेडक्वार्टर जो है हेग में है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, सॉरी यहाँ पे तो दिख भी रहा है, तो इसकी एक सेकंड, ये क्यों सही हुआ है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है इसकी हेडक्वार्टर जो है वो तो हेग में है, लेकिन ये रोम स्टैट्यूट से बना है, इसलिए ये पेयरिंग सही है। मतलब रोम में जो है एक एग्रीमेंट हुई थी जिसमें कि इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया, फिर से मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए रोम स्टैट्यूट से जुड़ा हुआ, इसलिए सी सही है, ना कि हेडक्वार्टर के चलते। सॉरी, ये आसान हो सकता है यदि आप ये जानते हो कि हेनरी किसिंगर ने ये बुक लिखा है, हेनरी किसिंगर सेटल्ड डिप्लोमेसी ओपन डोर पॉलिसी, जो चाइना के साथ हुई थी, डिप्लोमेटिक रिलेशन, सब के लिए जाने जाते हैं। केनिथ वॉल्ज ने मैन स्टेट वॉर लिखा, तो यहाँ पे आप इसको क्रैक कर सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, एक के बाद दूसरा जानना पड़ेगा। केनिथ वॉल्ज तो आप सब जानते हो। इसमें ये सही है यमन और ऑपरेशन मैत्री, बाकी जो है गलत है, सुकून यहाँ पढ़ सकते हैं आप। ये तो वंदे भारत मिशन जो है वो अभी जो यूक्रेन में वॉर हुआ उसको उठाने के लिए था, लोगों को वहां से इवैक्यूएट करने के लिए, तो A and C। अब यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन सब इवेंट को सजाना है। ये रसिया यूक्रेन के आसपास की है जो पहले का USSR था। थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए होगा कि आपको ना ये नहीं पता होगा कि रसियन जॉर्जियन वॉर कब हुआ है, ये 2008 में हुई थी, इसके चलते ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता है। और आपको यूरो मैडन रिवॉल्यूशन भी जनरली पता नहीं होगा। यूरो मैडन रिवॉल्यूशन यूक्रेन में हुआ था, इसको रिवॉल्यूशन ऑफ डिग्निटी भी कहते हैं, 2014 में। और जब इन सब को जाके पढ़ेंगे जैसे यूरो मैडन रिवॉल्यूशन, तो आपको लगेगा कि जो रसिया यूक्रेन का भी वॉर हो रहा है ना, इसका बहुत पुराना इतिहास है, क्योंकि ये जो रिवॉल्यूशन ऑफ डिग्निटी या यूरो मैडन रिवॉल्यूशन था, ये इसी चलते था कि वहां के प्रेसिडेंट क्यों EU के साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं, रसिया के साथ क्लोज क्यों नहीं रहना चाहते। तो यूक्रेन में एक धड़ा हमेशा से रसिया के प्रति सॉफ्ट रहा है कि वो लार्जर रसिया में अपने को शामिल दिखना चाहता है, EU या नाटो की तरफ नहीं झुकना चाहता। और एक धड़ा जो है वो इंडिपेंडेंस नेशनलिज्म के मतलब आइडियोलॉजी से गाइडेड है, जो चाहता है कि रसिया के चंगुल से हम जो है उसके हेजमनी से निकले। तो ये अभी का वॉर का एक डीपर जो है रीजन है। तो ये 2014 में, ऑरेंज रिवॉल्यूशन भी यूक्रेन में होती है 2004-5 में। तो यदि आप देखें तो 2004-5 से पहले तो कोई यहाँ पे रसिया यूक्रेन वॉर को आप 2014 भी ले सकते हैं या 2022 भी ले सकते हैं, जो भी 2 बार हो चुके हैं। अभी तो मेजर तो 2022 की है, आप इसको कह सकते हैं। तो आपको A से अंत होना चाहिए और D से शुरू होना चाहिए, तो ये केवल एक ही 2 है इनफैक्ट, तो इसलिए क्वेश्चन टफ हो जाता है। 50-50 गेम आप खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ C-B में देखेंगे, B-C में तो पहले जो है वो हुई है रसिया जॉर्जियन वॉर, और तब हुई है यूरोमैडन, इसलिए B-C वाली जो है सही होगी। परमानेंट सेक्रेटरीट या हेडक्वार्टर जो बिम्स्टेक का है वो ढाका में है, और अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो है सार्क की है काठमांडू में। तो ये दोनों चीज पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है,
तो लुक ईस्ट पॉलिसी हमको पता है कि नरसिम्हा राव का है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी आपको पता है सबको नरेंद्र मोदी जी का है। तो ऐसे में ये डी तो होगा नहीं, तो डी को हटा दीजिए, डी को हटा दीजिए, तो क्या बचता है, ए बी ए सी। ए कॉमन है तो ए को तो मान लीजिए कॉमन, और बी और सी में कौन सा सही है, प्रोजेक्ट मौसम और लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी सही है तो सी वाले को चुन लीजिए, ये हम लोग को पता है। इस तरह से एलिमिनेशन प्लस सिलेक्शन। इसमें ये तो सही है, ये भी सही है, बाकी दो दो ही चूंकि सही है, आपको खोजना है, दो सही मिल जाते हैं, तो ए और सी सही है। बाकी ये जो डिसेबिलिटी वाली जो है 2007-8 में आई। यहाँ पे 3C फॉर्मूला की बात आ रही है कि किसके इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है। तो ये मोदी जी के टाइम में ये 3C जो है अपनाया गया है, और इस 3C में जो है कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कल्चर का जिक्र आता है। और अभी जब आप ये जान ही गए हैं तो क्यों ना ये भी जान ले कि 5S जो विजन है फॉरेन पॉलिसी का पीएम मोदी के टाइम में, उसमें क्या क्या है, क्योंकि ये कई जगह पूछा गया है। तो इसमें आता है सम्मान, संवाद मतलब डायलॉग, कम्युनिकेशन, सहयोग, कोऑपरेशन, शांति, पीस एंड समृद्धि। ये देख के आपको ना जो षड गुना है कौटिल्य का वो याद आता होगा, तो एक बार इसको क्यों ना रट लीजिए, सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति, समृद्धि। ये 5S है, जिस विजन को जयशंकर जी ने, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, यूनाइटेड नेशन में मोदी जी की तरफ से इसको जो है एक्सप्लेन भी किया। यहां पे आप जानते हैं कि वॉर ऑन टेरर अमेरिका का है, तो इसको काट दीजिए, बी को काट दीजिए तो ये कट जाएगा। और साइलेंट स्प्रिंग जो है रैचल कार्लसन, मुझे याद रहता है, तो उसको यदि आप देख लें तो डी को भी काट दीजिए, तो डी भी कट गया, तो केवल एक ही बच जाता है। केनेथ वॉल्च नियो रियलिस्ट हैं, इससे आसान क्या क्वेश्चन। आइए ये फाइनल क्वेश्चन 2020 के सिर्फ 2 का देखते हैं कि मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। ये भी कई एग्जाम में अब ये टपक पड़ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा छिपा हुआ है। मेकोंग रिवर से हम लोग को बहुत नाता नहीं है, इसलिए हम लोग जानते नहीं है, लेकिन वन ऑफ द ग्रेट रिवर वर्ल्ड का है। 5000 किलोमीटर जो है चलती है, तिब्बतियन प्लाटू से बहती हुई पहुंच जाती है ये बर्मा में, फिर थाईलैंड, लाओ, पीडीआर, कंबोडिया होते हुए, वियतनाम होते हुए चाइना में चली जाती है ये। तो इस रिवर में जो है वाजपेयी जी के टाइम में एक बहुत बड़ा प्रयास हुआ कि इस रिवर के थ्रू जो है इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओ, वियतनाम मिल करके, चाइना इसमें नहीं था, लेकिन इसको डेवलप किया जाए फॉर टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। ये 4 इसके पिलर थे तो वाजपेयी जी के टाइम में। अब आइए फाइनली मार्च 2023 के दोनों शिफ्ट के उन क्वेश्चन को देखते हैं जो आईआर के कहे जा सकते हैं। लेट अस बिगिन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज ऑल्सो नोन एज हाइड एक्ट। ये बहुत ही सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको इतनी जानकारी देता है कि आगे आप इसको मिस नहीं करेंगे। देखिए हुआ क्या था कि इंडिया और यूएस के बीच में एक पीसफुल एटॉमिक एनर्जी कोऑपरेशन हुई थी, जो 2005 में डिक्लेयर हुई और 2009 में जाके कंक्लूड हुई। मनमोहन सिंह जी की सरकार इस पे गिरते गिरते बची थी। इसमें यह हुआ था कि आपको पता होगा 1998 में जब वाजपेयी जी के टाइम में इंडिया ने पोखरण में सेकंड किया था अपना विस्फोट, जो ऑपरेशन शक्ति कहा गया था, तो उसके बाद इस पे काफ़ी सैंक्शन, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए गए थे। और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जो कि एक्सक्लूसिव न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल जो है उसको और उसके टेक्नोलॉजी को सप्लाई करता है, उससे इंडिया को ऑलवेज बाहर रखा गया और कहा गया भाई इंडिया को बिल्कुल जो है कोई मटेरियल नहीं देना है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को। लेकिन बाद में इंडिया के बहुत डिप्लोमेटिक प्रयास से ये हुआ कि अमेरिका मान गया कि यदि आप अपने सिविल और मिलिट्री न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल अलग कर लो, और सिविल न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट को हमारे आईईए जो होता है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो यूएन के तहत काम करती है, उसके इंस्पेक्शन में ले आओ, तो फिर आपको हम जो है इस सैंक्शन से उबार लेंगे और आपको पीसफुल न्यूक्लियर जो आपके प्लांट हैं पावर के लिए, उसमें हेल्प भी करेंगे। इसको जो कहा गया कि इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील कहा गया। उसमें बहुत सारे एक्ट जो हैं वो थे और उसको पूछा जाता है, उसको 1, 2, 3 एग्रीमेंट भी कहते हैं। पहले एग्रीमेंट हुई इंडिया यूएस में, फिर एक एक्ट पास हुआ। इस एक्ट का नाम है यूनाइटेड स्टेट इंडिया न्यूक्लियर कोऑपरेशन अप्रूवल एंड नॉन प्रोलिफरेशन इन्हांसमेंट एक्ट 2008 में। और उससे पहले जो है इस एग्रीमेंट को रूप देने के लिए हाइड एक्ट जो है पास हुआ था, जो मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। तो हाइड एक्ट, ये इन्हांसमेंट एक्ट, 1, 2, 3 एग्रीमेंट, ये सब जो है एक बैनर तले आते हैं इंडिया यूएस पीसफुल न्यूक्लियर डील के तहत। और ये भी चौथा एक्ट भी याद कर लीजिए। तो इतने सारे एक्ट यदि आपको इससे बाहर तो कोई पूछेगा नहीं, तो अच्छा है कि ये आपको काफी नॉलेज दे रहा है, बट सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल्स ऑफ पंसिल। ये सुपर इजी है क्योंकि पंसिल के 5 प्रिंसिपल मैं हमेशा कहता हूं कि उसको पढ़ लो। और यहाँ पे यदि आप देखेंगे ना, अब देखिए यहाँ पे यही मैं कह रहा हूं कैसे आप ऑप्शन से इसको क्रैक कर सकते हैं। आपको पूरा जानने की जरूरत नहीं है, ये सब थोड़े बहुत आप जानते होंगे। लेकिन ये क्या लिखा है, इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स अफेयर। मतलब कहीं भी ऐसा हो सकता है कोई पंसिल में ये कहे कि हम दूसरे के मामले में टांग अड़ाएंगे, तो सी जहां भी उसको काट दीजिए, यहां काट दीजिए, यहां काट दीजिए, यहां काट दीजिए, तो एक ही बचता है ए बी डी, और वही सही आंसर। मतलब आपको सीधा ही इलिमिनेट किया और आपको आंसर मिल गया। इसको इलिमिनेशन टेक्निक कहते हैं। बाकी आपको जानना ही नहीं है कि कौन सा सही है, तो आपको ए बी डी पढ़ लीजिएगा, वही सही है। दो और प्रिंसिपल हैं जो इसमें नहीं लिखे। When did a female police personnel from India took part in first ever peacekeeping mission operation? एकदम अरबिट है, भूल जाइए, आप नेट पर पढ़ लीजिएगा, मैं तो इसको जानने की भी जहमत नहीं उठा रहा हूं। ये क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस क्वेश्चन है। ये कहता है कि इंडिया अपना जो, हर कंट्री ना अपना एक तो नेबरहुड होता है, जैसे बांग्लादेश है, हमारे पड़ोसी है नेपाल, भूटान। एक होता है हम एक्सटेंडेड नेबरहुड, वो हम मानते हैं कि वो नियर अब्रोड है, मतलब हमारे लगभग पास में ही है। उसमें से कौन सा पास में नहीं है? देखिए, स्वेज कैनल हमारे बिल्कुल पास में है, साउथ चाइना सी, चूंकि चाइना हमारा पड़ोसी है, वो भी है। एशिया पैसिफिक के तो जानते हैं, एशिया पैसिफिक रीजन के हम बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हैं। ईस्टर्न अफ्रीका को कभी भी आप सोच के देखिए, क्या हम उसको एक्सटेंडेड नेबरहुड बोलेंगे? काफी दूर है वो, इसलिए ईस्टर्न अफ्रीका इसका सही आंसर। द फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के, उन्होंने 5S जो है वो अपने फॉरेन मिनिस्ट्री की पॉलिसी बताई। इनफैक्ट मोदी जी ने इसको एक्सप्लेन किया था जब इंडिया 2021-22 के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का 2 साल के लिए टेम्पररी मेंबर बना था, तो उन्होंने कहा था कि हमारी नीति जो है वो 5S पे आधारित होगी। वो 5S जो है वो है सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति एंड समृद्धि। इसका इंग्लिश में आप अनुवाद देख सकते हैं, लेकिन उसमें सामंजस्य कहीं नहीं था, इसलिए ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इन विच कॉन्फ्रेंस दैट, लेकिन आगे आप नहीं भूलेंगे यदि आएगी तो, और आने की फिर संभावना अदर एग्जाम में है। इन विच कॉन्फ्रेंस द डिसीजन टू सेट अप वर्ल्ड बैंक वॉज टेकन। ये सब लड्डू क्वेश्चन है, आपको पता है। इसको ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहते हैं, 1944 में हुई थी, जिससे कि वर्ल्ड बैंक, IMF दोनों निकल के आया था, इसलिए दोनों इंस्टीट्यूशन को ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। इन विच ईयर यूनाइटेड नेशन वॉज सेटअप। ये सब लड्डू क्वेश्चन है, कोई भी इसका जवाब दे देगा। हु कॉइन द टर्म कंटेनमेंट। ये भी वैसे मैंने मीडियम कहा है, लेकिन आपने यदि कंटेनमेंट के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है, और आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कंटेनमेंट हैरी ट्रूमैन डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। और ये क्या पॉलिसी थी कि सोवियत संघ के जो इन्फ्लुएंस जो बढ़ता चला जा रहा है, पर्टिकुलरली थर्ड वर्ल्ड में या पूर्वी यूरोप में तो बढ़ ही चुका था, उसको कैसे रोका जाए। कंटेनमेंट मतलब रोकना, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसके बहाव को चेक किया जाए। इसके जो आर्किटेक्ट थे वो जॉर्ज F. केनन थे, जो एक उस समय के बड़े ही इन्फ्लुएंशियल डिप्लोमैट होते थे अमेरिका में। और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जो कई एग्जाम में पूछा जाता है, एक स्यूडोनोम नेम एक्स। स्यूडो मतलब छद्म नेम, एक्स से उन्होंने एक्स, मिस्टर एक्स, तो एक्स आर्टिकल लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई अमेरिका को चेत जाना चाहिए, जिस ढंग से USSR अपना इन्फ्लुएंस, आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में बढ़ा रहा है, तो कंटेनमेंट की पॉलिसी लानी चाहिए। बाद में जॉर्ज F. कीनन को जो है एक तरह से कंटेनमेंट पॉलिसी बनाने का जिम्मा दिया गया, और हैरी ट्रूमैन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसकी घोषणा की, जिसको ट्रूमैन डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है, हु कैटेगराइज्ड इंडिया, मतलब किसने इंडिया को ऐसे कैटेगरी में बांटा या कहा कि इंडिया इज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट विथ एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ये आप गेस कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि किस प्रेसिडेंट के टाइम में, आपसे सोचिए कि इंडिया का US से न्यूक्लियर डील हुआ था, सिविल न्यूक्लियर डील, जो एक ऐतिहासिक डील था। इंडिया में उस टाइम मनमोहन सिंह थे, और ये 2005 से लेकर 2008 के बीच में हुई थी। काफी सारे इसमें एग्रीमेंट्स और एक्ट अमेरिका में वो पास हुए थे, 1, 2, 3 एग्रीमेंट साइन हुआ था, और फाइनली 2008 में जो है ये डील जो है फाइनल हुआ था। उस डील में ये था कि इंडिया को अमेरिका मदद करेगा उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट या सिविल यूज यदि कोई करना हो, मतलब नॉन मिलिट्री यूज के लिए, और इंडिया को इसके एवज में अपने सारे न्यूक्लियर प्लांट को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्शन के अंदर डालना होगा। तो ये डील थी बेसिकली। उस समय में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश जूनियर थे, याद रखिएगा, इनके फादर भी प्रेसिडेंट होते थे, सीनियर। तो ये ओबामा के पहले थे, तो इसलिए आप ये गेस कर सकते हैं कि ये बात जो है बुश ने कही होगी, क्योंकि ये न्यूक्लियर डील से रिलेटेड है, इसलिए इतना डिफिकल्ट नहीं है। व्हाट आर द कोर वैल्यूज ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इसमें देखिए ट्रिक क्या है, यहाँ एलिमिनेशन ट्रिक कितना अच्छा काम करता है।
आप इन सबको पढ़ेंगे, ब्लेंड ऑफ आइडियलिज्म, रियलिज्म, वैल्यू ऑफ टॉलरेंस, एंटी इंपेरियलिज्म, एंटी कॉलोनिज्म, सब लगता है कि हाँ हमारे फॉरेन पॉलिसी का पार्ट होना चाहिए। लेकिन टेरिटोरियल एक्सपेंशन, कि हम जो है हमेशा बढ़ना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं जमीन दूसरे का, ऐसा कोई बोलेगा क्या? ये आउटलैंडिश स्टेटमेंट है जो बिल्कुल ही गलत होगा किसी भी फॉरेन पॉलिसी में, कोई कहेगा भी नहीं। तो डी को यदि हम देखें तो यहाँ पे कट गया, यहाँ है, मतलब ये पूरा एलिमिनेट कर देता है कि एक ही ऑप्शन छोड़ता है आपको, वो है ए बी सी ओनली। तो यहाँ पे लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे नेबरहुड फर्स्ट डिप्लोमेसी जो है वो भी छूट जाता है, जो कि नहीं छूटना चाहिए। इसके चलते ये क्वेश्चन डाउटफुल भी हो जाता है, क्योंकि नेबरहुड फर्स्ट भी हमारी पॉलिसी जो है रही है, कोर वैल्यू। लेकिन जो ये कोर वैल्यू, अब इसको क्या कहा जाए, चलिए मतलब इसके अनुसार से एलिमिनेशन के अनुसार डी तो हो नहीं सकता, तो ए बी सी सही लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रेंथ्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क किया है, इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने रिच और पुअर कंट्री के बीच में और रिच और पुअर क्लास के बीच में ग्लोबली जो है वो खाई बढ़ा है। सभी जानते हैं कि न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन ने रिच को और रिच बनाया है, पुअर को पुअर, रिलेटिवली हम बोल रहे हैं खाई जो है बढ़ गई है। इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही होगा। इनका स्टेटमेंट है कि ए बी सी सही है, डी ई गलत है। तो चलिए आप मान सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है पढ़ लीजिएगा, ये सब बहुत ही ऑब्वियस है ये सब। मुझे लगता है कि डी भी सही होना चाहिए। चैलेंज कर सकते हैं यदि आपको मूड हो, अदरवाइज मान लीजिए सर झुका के, थोड़ा गड़बड़ तो है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फीचर्स ऑफ कोल्ड वॉर, ये सब तो बहुत आसान क्वेश्चन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दो गलत है। तो न्यूक्लियर आर्म्स रेस हुआ था, प्रोपेगेंडा वॉर था, ये दोनों यदि सही है ए और बी, तो बाकी दो तो गलत होंगे ही। देर वॉज इकोनॉमिक ब्लॉकेड अगेंस्ट द नॉन अलाइंड कंट्री, ऐसा क्वेश्चन ही हुआ था। द थर्ड वर्ल्ड कंट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, इनडायरेक्ट वो स्यूडो वॉर होता था। तो ए बी जो है वो सही है। अब आइए एजर्सन रीजन क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता है इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है, कई बार मैंने बताया है। एजर्सन एक स्टेटमेंट है, रीजन भी एक स्टेटमेंट है, लेकिन वो देखा मतलब ये चेक करना है कि क्या वो एजर्सन को सपोर्ट करता है या एक्सप्लेन करता है या नहीं। एजर्सन है, एवर सिंस द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर II इंटरनेशनल एनवायरमेंट have been dominated by the American relation with the Soviet Union characterized as Cold War। ये तो कोई बोलेगा ट्रू है, मैटर ऑफ फैक्ट है। रीजन कहता है द कोल्ड वॉर कलर्ड नॉट ओनली अमेरिकन एंड अमेरिकन aligned nations relation with the Soviet Union and latest allies, but relation of the US and its allies with other non-aligned nation as well। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि उस समय में इवन इंडिया यूएस का रिलेशन इस बात पे होता था कि क्या इंडिया सोवियत रूस की तरफ झुका हुआ तो नहीं है। 1971 वॉर में ये दिखा भी, यदि इंडिया उधर झुका हुआ तो पाकिस्तान को चलो इधर झुका लो। इस तरह से जो है नॉन अलाइंड कंट्रीज के साथ भी जो है रिलेशन यूएस का उसके चलते होता था, उसके चलते इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पूरा ही अफेक्ट होता था। तो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ए सही आंसर है, दोनों सही है और ये उसको एक्सप्लेन भी करता है। अब यहाँ स्टेटमेंट है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन का मतलब नहीं है, केवल ये देखना है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंट चेंज कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। ये बिल्कुल सही है। ये तो कोई भी कॉमन सेंस से बोलेगा कि इतना जो ह्यूज पॉपुलेशन प्रेशर है अर्थ पे और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है वही जो है हमारे क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मेन कारण है। Problem of climate change are difficult to address because they involve both intra and intergenerational collective action problem। Yes, क्योंकि इन्वायरमेंट किसी एक कंट्री के बाउंड्री से लिमिटेड नहीं है। यदि ओजोन में होल हो रही है, यदि टेम्परेचर मान लीजिए एटमॉस्फेयर का बढ़ रहा है, तो कोई एक कंट्री कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कलेक्टिव एक्शन नहीं कर रहा। और इंटरजेनरेशनल है, इस जनरेशन को आगे आने वाले भविष्य के आने वाले जनरेशन के बारे में भी चिंता करनी होगी। उसके लिए भी कुछ रिसोर्सेज और अर्थ को उस हालत में छोड़ देना होगा जिससे कि वो जिंदा रह पाए। तो ये स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये ऑप्शन 1 करेक्ट होता है, या ए। अब ये जो क्वेश्चन है ये कॉमन सेंस का है। देखिए पहला जो इसका स्टेटमेंट है कि बोथ आईएमएफ एंड आईबीआरडी, आईबीआरडी मतलब कि वर्ल्ड बैंक में 5 संस्था उसमें मेन जो है वो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इस टाइप की है, पूरा फुल फॉर्म देख लीजिएगा। तो आईबीआरडी है, आईडीए है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी सारे उसमें जो मल्टीलैटरल गारंटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो जो है 5 ऑर्गेनाइजेशन मिल करके वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहलाते हैं, जिसका मेन जिसको हम वर्ल्ड बैंक कह सकते हैं वो आईबीआरडी है। तो बोथ आईएमएफ एंड आईबीआरडी हैव हेडक्वार्टर्स इन वॉशिंगटन। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। इनफैक्ट वॉशिंगटन में भी दोनों के जो बिल्डिंग है वो आमने सामने है, आईएमएफ का यहाँ और रोड के इस साइड में वर्ल्ड बैंक। ऐसा क्यों है?
क्योंकि दोनों जो है ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं, जो ब्रेटन वुड में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944-45 में, उससे ये दोनों निकल के आए थे। तो दोनों के हेडक्वार्टर भी आमने सामने, तो ये तो ट्रू है। अब यहाँ इंडियाज वोट शेयर इन आईएमएफ इज 10%। अब देखिए क्या है ना, वहां पे थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए आईएमएफ का स्ट्रक्चर, वोटिंग स्ट्रक्चर, कि वहां पे जितना आपका कंट्रीब्यूशन है उसके फंड में, आईएमएफ में जितना, उतना ही लगभग परसेंटेज ऑफ वोट है। इंडिया क्या 10% दे पाएगा? 10% इज सच ह्यूज, शायद जापान का भी उतना नहीं है। तो इसीलिए इसको आप करीब 2-3% साइड इंडिया का चेक कर लीजिएगा, तो ये आपको कॉमन सेंस से फॉल्स लगना चाहिए। वैसे डिफिकल्ट है, आसान नहीं। ये भी उतना ही आसान है। आईपीकेएफ जो है राजीव गांधी ने भेजा था श्रीलंका में, तो ए का 2 और ए के 2 से ही एक क्रैक हो जाता, आगे मैच कर लीजिएगा, वेरी वेरी इजी। ये भी उतना ही आसान है। 1955 में बांडुंग हुआ था, तो ए का 1 और इसी से हो जाता है क्रैक, आगे मिला लीजिएगा। ये तो बिल्कुल मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, ये इतना डिफिकल्ट है, मतलब अरबिट है। आप इसको नेट पे देख लीजिए, कौन पहले आया कौन बाद में एक्ट। उतना ही अरबिट ये भी है कि हमारे इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा किया पहले, कौन सा, इन सबको तो आप छोड़ दीजिए, मुस्कुराते हुए छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। गेस कर लीजिए, लास्ट में जब 10 क्वेश्चन बचे तो सब में ए बी बी या सी सी कर दीजिए, आपको लॉ ऑफ एवरेजेस से जो है 1/4 सही हो जाएगा। आप मुस्कुराते हुए 4-5 नंबर एक्स्ट्रा ले आएंगे। ये भी उतना ही डिफिकल्ट है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ब्रिक की समिट जो है पहले कहाँ हुई, पहले कहाँ हुई, इस तरह से। अब इसमें बीजिंग में जो है वो तो सबसे लास्ट में हुई थी, क्योंकि देखिए वर्चुअल समिट है, तो ये कोरोना काल में हुआ होगा, इससे बाद में तो नहीं हुआ होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि D3 में है, तो इसलिए आपको जानना पड़ेगा उसके बाद क्या हुआ। आप जान लीजिए, आप इसको, इसमें सबसे पहले डरबन में हुआ था, ठीक है, सी से स्टार्ट होता हुआ जो है। एनीवेज, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि ब्रिक्स में इस टाइप का है कि पहले ब्राजील में भी होता है, तो फिर रसिया में होगा समिट, उसके बाद इंडिया में होगा, फिर चाइना में होगा, फिर साउथ अफ्रीका में होगा, फिर रिपीट होगी ब्राजील में। ये क्रम यदि आप याद रखेंगे तो आपको बहुत सारे आंसर इसमें मिल जाएंगे। अब फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपने अंतिम पड़ाव पे, इस बहुत ही बड़े और बहुत ही लंबे वीडियो के, मार्च 2023 सिफ्ट 2। उसमें देखते हैं आईआर के क्वेश्चन कैसे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु गेव द आइडिया ऑफ ए वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम comprising 3 concentric ring of core, semi-periphery and periphery? कैपिटलिस्ट कोर जो ट्रांजिशन इकोनॉमी, एंड फिर अंडर डेवलप्ड थर्ड वर्ल्ड सेमी पेरीफेरी। तो ये देने वाले आपको पता है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इमैनुअल वॉलनस्टीन का। Given below two statement, one is labeled adjacent A and other is region R. Adjacent है, after end of Cold War there was a rapid transition from a bipolar system to a unipolar system. ये बिल्कुल सही हुआ, मतलब कुछ सालों के अंदर ही जो है यूएसएसआर तो बिल्कुल ढह चुका था और अमेरिका जो है वो एक वर्ल्ड हेजमन बन के उभरा, तो ये ट्रू है। और ये देखिए रीजन है द कोलैप्स ऑफ सोवियत power in Eastern and Central Europe and later the end of USSR itself were the reason for the change into a unipolar system. तो ये अपने आप में सही भी और एकदम बिल्कुल इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ये टिपिकल क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए यदि ए ऑप्शन सही है तो। Who among the following said problem solving theory takes the world as it finds it with the prevailing social and power relation and the institutions into which they are organized as the given framework for action? तो ये कहने वाले, मतलब कि थ्योरी इज नॉट न्यूट्रल। थ्योरी जो है वो किसी पर्टिकुलर थॉट से गाइडेड होती है, पर्टिकुलर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से गाइडेड होती है, और कुछ उसमें छिपा हुआ एक एजेंडा होता है पर्टिकुलर थ्योरी के लिए। मतलब थ्योरी इज समथिंग फॉर समवन कमिंग फ्रॉम समवेयर, ये कहने वाले रॉबर्ट कॉक्स हैं। अब यहाँ पे देखिए, हु ओरिजिनली कॉइंड द टर्म सिक्योरिटी डिलेमा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होना चाहिए। सिक्योरिटी डिलेमा का पहले समझिए मतलब क्या है। मतलब ये है कि जैसे एग्जांपल देता हूँ कि इंडिया अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर वेपन को लेकर के आता है, और उसके कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान भी जो है न्यूक्लियर वेपन ले आता है, तो दोनों की सिक्योरिटी फिर से वही जो है मतलब और जो है सिक्योरिटी थ्रेट हो जाती है। तो आप सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए कुछ करते हो, लेकिन राइवल आपका उसी टाइप से रिस्पॉन्ड करता है, तो फिर दोनों की जो है सिक्योरिटी की कंडीशन जो है उतनी ही खराब हो जाती है। सिक्योरिटी डिलेमा ये है। तो इसको जो है जॉन हर्ज ने दिया था, रियलिस्ट ने, हु हैज आर्गूड दैट स्टेट सीक्स टू मैक्सिमाइज पावर इंस्टीड ऑफ सिक्योरिटी। तो ये कहने वाले जो है पावर मैक्सिमाइजर कहने वाले ऑफेंसिव न्यूरियलिस्ट होंगे। तो इसमें से कौन ऑफेंसिव न्यूरियलिस्ट है? ये डिफेंसिव है,
जॉन मेर्सी हमर एक बहुत ही फेमस जो हैं वो ऑफेंसिव न्यू रियलिस्ट, तो उन्होंने ये कहा होगा कि स्टेट पावर मैक्सिमाइजर है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड पे, विथ विच राइटर डू यू एसोसिएट द फ्रेज एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, ये बहुत ही फेमस एक तरह का आर्टिकल है इंटरनेशनल रिलेशन में कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड, और इसको लिखा था अलेक्जेंडर वेन ने। इसमें इस आर्टिकल में उन्होंने किस बात की मतलब ताकीद की थी या एक्सप्लेन किया था, उनका ये कहना था कि ये टिपिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू था कि ये कहना कि एनार्की है इंटरनेशनल ऑर्डर में, मतलब कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, कोई सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है एबव द नेशन स्टेट, इसलिए ये हालत है कि हर स्टेट अपने को सर्वाइवल में लगा रहता है, बैलेंस ऑफ पावर करता है, या जो रियलिस्ट कंडीशन है उसको उन्होंने काटा, उसको उन्होंने ये कहा कि एनार्की जो है वो एक नेचुरल कंडीशन है, लेकिन इसका जो मायने है और इससे जो इसका इफेक्ट पड़ता है इंटरनेशनल रिलेशन पे वो सोशल कंस्ट्रक्शन है। एनार्की को देखिए नियो लिबरलिस्ट कैसे लेते हैं, लिबरलिज्म एनार्की को इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस से जोड़ता है, फ्री ट्रेड से जोड़ता है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस जोड़ता है। उसी एनार्की को रियलिस्ट जो है वो वॉर से जोड़ते हैं, डिप्लोमेसी से जोड़ते हैं, बैलेंस ऑफ पावर्स जोड़ते हैं। इस तरह कोई भी जो है एनार्की को किसी भी चश्मे से देखिए तो उसका आप कोई भी मीनिंग निकाल सकते हैं और किसी भी तरीके का उससे जो है एक्शन या सोच सकता है नेशन स्टेट। तो एनार्की जो है कोई ऐसा मतलब एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। एनार्की इज ए स्टेट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन जिसका मायने और जिस पे जो एक्शन उस मायने से निकल के आता है वो सोशल कंस्ट्रक्शन है। ये कहना जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का था अलेक्जेंडर वेंट का था। उनका कहना था कि एनार्की में, उसी एनार्की में अमेरिका और इंग्लैंड एक दूसरे को हमेशा दोस्त की तरह देखते हैं। इंग्लैंड कुछ भी करेगा तो अमेरिका उसका सपोर्ट करेगा। उसी एनार्की में जो है अमेरिका चाइना के हर स्टेप को जो है शक की नजर से देखेगा। इवन बैलून भी छोड़े जाएंगे तो दोनों लड़ पड़ेंगे। तो एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक आउट ऑफ इट। मतलब ये कोई नेचुरल कंडीशन नहीं है, डिपेंड करता है कि किसके बारे में आप सोच रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी क्या है, इमेज क्या है, और आपका बिलीफ उस बारे में क्या है। इस सब पे जो है एनार्की के मायने आपके लिए चेंज होते हैं। Alexander Wayne, the father of social constructivism या constructivism in IR. When did 26/11 टेररिस्ट अटैक मुंबई, तो आपको ईयर याद करें, 26/11 का मतलब ही है 26 नवंबर 2008 को ये घटना जो हुई थी, जो पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी घुस गए थे मुंबई में, उन्होंने ताबड़तोड़ गोली चलाई, खास करके जो ताज होटल है मुंबई में, आइकनिक होटल, उसके अंदर वो घुस गए और वहाँ कई लोगों को उन्होंने जो है मारा और घायल किया, बंधक टाइप का उन्होंने बना लिया था। When did India participate in NAM summit for the first time? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि NAM की पहली जो समिट होती है 1961 में होती है बेलग्रेड में, और चूंकि हम लोग उसके फाउंडर मेंबर हैं तो इसलिए हमने वहीं पे किया होगा फर्स्ट टाइम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर एक्ट ईस्ट पॉलिसी वाज अनाउंस? ये सब लड्डू क्वेश्चन है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी अनाउंस किया। उसके पहले लुक ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव जी ने 1992 में किया था, ये भी याद रखना चाहिए। Which of the following UN offices are involved in the promotion and maintenance of international peace? तो आपको पता है सिक्योरिटी, यहाँ आप देखिए 3, एक नहीं है और आपको एक मिल जाता है, ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। इकोनॉमिक सोशल काउंसिल का सिक्योरिटी से क्या नाता? सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरी जनरल, जनरल असेंबली, आपको पता है ना आर्टिकल 377A से पीस के लिए ये भी जो है रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। सेक्रेटरी जनरल तो हेड ही होता है। तो ABC, बहुत आसान क्वेश्चन ये सब है, वैसे मैंने मीडियम लिखा है। अच्छा, आपसे बात करते करते मुझे ये याद नहीं रहा कि हम लोग प्रवेश कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन में। आपने शुरू में देखा 30-40 क्वेश्चन सिंपल थे, केवल एक ही ऑप्शन सही था। अब हम लोग मल्टीपल ऑप्शन सही में आ गए जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। विच आर इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ एल रिचर्डसन स्टैटिक्स ऑफ डेडली को? ये सब अपबीट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिए, इसका सही आंसर ये है, बाकी इस पर रिसर्च कर लीजिए। इस तरह क्वेश्चन को बस स्माइल करके आगे बढ़ जाइए। Which are the institutions that are part of Washington Consensus? बेहद इजी क्वेश्चन। हम कई बार आपको बताया है कि ये यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इनके बीच का एक कंसेंसस था 10 पॉइंट पे, जो कि नियो लिबरल वर्ल्ड कैसा होगा, जैसे फिस्कल डेफिसिट कम हो, सरकार को पीछे जाना चाहिए, फ्री मार्केट इकोनॉमी हो, लिबरलाइजेशन हो, प्राइवेटाइजेशन हो, ग्लोबलाइजेशन हो, लाइक दैट। उसी को स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के तहत हर जगह इंप्लीमेंट कराया गया। तो इसमें ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, तो सी को निकाल दीजिए। सी तो केवल एक ही बचता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर रिलेटेड टू इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन? आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा ये आपको नॉलेज देता है। लेकिन यहाँ पे आइए,
ये कहता है कि इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, यहाँ पे देखिए, द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी इज द सोल बॉडी विच कैन ऑथराइज द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ये स्टेटमेंट अपने आप में इतना स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है कि देखिए, एक व्यक्ति के हाथ में हम बटन नहीं दे सकते, कोई व्यक्ति हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर भी हो, तो लेकिन एक कमांड अथॉरिटी, एक अथॉरिटी, ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करेंगे, उसको ये जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी का दिमाग वैसे हालत में, क्राइसिस में सही काम नहीं भी कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ना एक आपको गलत, एक या दो गलत करना है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन ऑन हिज ओन इशू ऑर्डर फॉर यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ये कभी ऐसा कोई कंट्री नहीं कर सकता एक आदमी को दे दे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर, जबकि यहाँ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है। तो इसलिए डी को आप हटा दीजिए, डी रॉन्ग है, तो डी जिसमें भी है उसको आप हटा दीजिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ए बी सी। तो बहुत आसान से इसको आप कर सकते हैं, कॉमन सेंस। यहाँ एजर्सन रीजन क्वेश्चन चलिए देखते हैं, दोनों ही स्लाइड में वही है। एजर्सन है फर्स्ट क्वेश्चन का, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिकेम ए मोर डोमिनेंट पावर आफ्टर वर्ल्ड वॉर II। कौन बोलेगा नहीं, अभी हम लोगों ने देखा, इसको एनालाइज किया। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मोस्ट ऑफ द इंपीरियल पावर डिक्लाइन। जितना भी आपको ऑटोमन एम्पायर ढह चुका था, रसियन एम्पायर ढह गया, जो ब्रिटिश एम्पायर था सबसे बड़ा वो ढह गया, तो बिल्कुल सही है। उसके चलते जो है ये डेमोक्रेसी होते हुए भी आया, और ये इसको एक्सप्लेन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजर्सन, हेल्थ इश्यूज आर सेंट्रल टू MDG, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो 2000 से 2015 के बीच में होनी थी यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में, वो तो अब खत्म हो गई। अब तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG, जो कि 17 है, और उसका टाइमलाइन जो है 2030 है, तब तक पता नहीं। देखिए वो 17 को भी जरूर ब्राउज कर लीजिए, ये 8 यहाँ पे यहाँ लिखे गए, इसमें देख सकते हैं 3 जो है वो हेल्थ से रिलेटेड था, इसलिए हेल्थ इशू आर सेंट्रल टू MDG, ये सही है। 3 आउट ऑफ 8 तो ये भी सही है, तो ये इसको जो है एक्सप्लेन भी करता है कि 3 8 में से 3 है, तो इसलिए ये दोनों के जो है ए आंसर हैं, दैट इज फाइन। अब यहाँ देखिए स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट टाइप के दोनों क्वेश्चन, इसमें कोई आपको एक्सप्लेनेशन नहीं ढूंढना है। तो स्टेटमेंट 1 है, अलेक्जेंडर वेंट हैड आइडेंटिफाइड, अलेक्जेंडर वेंट का अभी हम लोगों ने जिक्र किया, कंस्ट्रक्टिविज्म के फादर एक तरह से। अलेक्जेंडर वेंट हैड आइडेंटिफाइड 3 टाइप्स ऑफ एनार्कीज इन द इंटरनेशनल सिस्टम। उसी आर्टिकल में जहां उन्होंने कहा था कि एनार्की व्हाट स्टेट मेक आउट ऑफ इट, में उन्होंने ये कहा कि 3 टाइप की एनार्की देखी जा सकती है, एक लॉकियन एनार्की है, एक हॉब्सियन एनार्की है, जैसे, और तीसरी जो है कांतियन है। मतलब कांतियन एनार्की क्या है कि परपेचुअल पीस हो सकता है, इवन अनार्की में भी सब मिल करके जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी कर सकते हैं। लॉकिन अनार्की है कि ठीक है, आप परपेचुअल पीस ना भी करो तब भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आप नेचुरल रीजन से आप सोच पाओगे कि क्या करना ठीक रहेगा कि सामने वाले के साथ थोड़ा बहुत सोसिएबली रह सके। और हॉब्सियन है वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, जैसे अभी रसिया यूक्रेन कर रहा है, तो इस टाइप के डिपेंड करता है कि आप जो सामने वाले स्टेट को एनिमी देखते हो या फ्रेंड देखते हो, इस टाइप बातें उन्होंने कही थी। तो ये बिल्कुल ही सही है, और ये भी जान लीजिए कि 3 टाइप के एनार्की क्या था। अलेक्जेंडर वेंट इज आइडियलिस्ट थिंकर नहीं, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकर है, इसलिए ये फॉल्स है, 1 वाली सही है। ऐसा जो ऑप्शन होता है वो C ऑप्शन सही होता है, ये 3 सही है। स्टेटमेंट 1 है, द कोर एजम्पशन ऑफ ग्लोबलिस्ट। ग्लोबलिस्ट कौन होते हैं, जो ग्लोबोफाइल्स होते हैं, मतलब ग्लोबलाइजेशन के समर्थक, और जो ग्लोबोफोब्स होते हैं, स्केपिस्ट, वो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट होते हैं। तो ग्लोबलिस्ट इज दैट, उनका एजम्पशन ये है कि ग्लोबलाइजेशन थ्योरेटिकली इंक्रीजेज चॉइसेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स फॉर ऑल। ग्लोबलिस्ट हर तरह की बड़ाई करेंगे, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, फ्री ट्रेड होती है, पूरे जो प्रॉस्पेरिटी है पूरे वर्ल्ड की वो बढ़ती है, एंड लाइक दैट सभी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो ये भी कहेंगे। ग्लोबलिस्ट ऑल्सो मेंटेन दैट ग्लोबलाइजेशन फेवर्स रिच। ऐसी गंदी बातें वो क्यों कहेंगे, ये ग्लोबोफोब्स बोलेंगे। ग्लोबलिस्ट तो कॉमन सेंस आप समझते हैं कि ये फॉल्स है, ऐसा नहीं कहेंगे, वो हमेशा बड़ाई करेंगे। तो ये ट्रू, ये फॉल्स, तो अगेन जो है ये C ऑप्शन या 3 ऑप्शन हो जाता है। साइलेंट स्प्रिंग रैचल कार्सन ने दिया था, कितनी बार मैंने भी बताया है, A का 2 और A के 2 से ही ये क्रैक हो जाता है, बाकी मैच कर लीजिएगा। सुपर, ये बहुत आसान है। अफ्रीकन यूनियन में 55 कंट्री, क्योंकि अफ्रीका में 55 सबसे ज़्यादा। एक बात और जान लीजिए, अफ्रीका कंटिनेंट में सबसे ज़्यादा कंट्री है, तो अफ्रीकन यूनियन में 55 है, C का 4, और इसी से ये हो जाता है क्रैक। तो ये सब बहुत आसान है, वैसे आपको पता है। यूरोपियन यूनियन में 27 है, आसियान में 10 कंट्री हैं, और संघाई SCO में जो है इंडिया पाकिस्तान दोनों है, और 8 कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है कि डैग हैमरस्कोल्ड जो हैं, ये 2nd UN सेक्रेटरी जनरल थे स्वीडिश, जिन्होंने एक लाइन का बहुत विटी बात कही थी ट्रैगवे ली के बाद। तो ये A से शुरू हुई, हो सकता है और तो सब बाद में आया, और A से शुरू होता हुआ केवल एक ही है, तो ये सुपर इजी हो जाता है, सुपर इजी।
तो इस एक पूरे लंबे घंटों के एनालिसिस से क्या नजर आता है, मतलब आप लोगों ने ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लिया। इनफैक्ट केवल इस वीडियो के बेसिस पे भी आप आईआर की तैयारी कर सकते हैं। ये इतना ज्यादा क्वेश्चन है, यदि आप क्वेश्चन के अंदर घुस जाए तो आपको इसमें करीब 600-700 क्वेश्चन बन सकते हैं, जो काफी होंगे आईआर के लिए। इससे लेसन ये मिलता है कि आईआर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट लेसन है 17 से लेके 24, यदि आप पैराग्राफ क्वेश्चन को मिला दें। और क्वेश्चन जो है इजी टू मीडियम होता है। आप 80% स्कोर आसानी से कर सकते हैं यदि आपने ठीक से तैयारी की है तो। थ्योरी और थिंकर से कम क्वेश्चन है। जैसे आप लिबरलिज्म पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ेंगे, मार्क्सिज्म, नियो रियलिज्म, नियो लिबरलिज्म, उससे जितने क्वेश्चन होने चाहिए वो थोड़े कम रहते हैं और उसके जो थिंकर्स बुक्स उससे कम है। ज्यादा जो है वो आईआर इवेंट से है। कोल्ड वॉर में जो इवेंट हो रहे हैं, जो इन्वायरमेंटल ट्रीटीज हो रहे हैं, डिफरेंट जो वॉर हुए हैं, डिफरेंट जो कन्फ्लिक्ट हुए हैं, डिफरेंट जो आईआर में और जो घटनाएं होती हैं, और आईआर के जीके की ये टर्म को किसने क्वाइन किया है, ये कब कहा, क्या हुआ, कौन डेट था, इन लाइक दैट, इन या ग्लोबल प्रॉब्लम एंड ऑल। तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। उसी तरह से मैंने गाइड को ही बनाया है। फ्यू क्वेश्चन आर कंफ्यूजिंग, ऑलवेज कंफ्यूजिंग हो गई, ये सभी थीम में ये है। और वहां पे इलिमिनेशन एंड अदर ट्रिक्स आपको यूज करना, और इलिमिनेशन टेक्निक इसमें बहुत जबरदस्त काम करता है। चाहे वो मैचिंग टाइप हो, चाहे ऑप्शंस पे मल्टीपल ऑप्शन वाले हो, उसमें भी इलिमिनेशन बहुत काम करता है। आप गेस भी कर सकते हैं, मैंने कई इस वीडियो में सिखाया है, उसको सीखें और यूज करें। जनरली ये सिलेबस से स्टिक करते हैं, सिलेबस को बार बार देखिए, उसके ही इर्द गिर्द अपनी तैयारी रखिए। क्या क्या आपको मेमोराइज करना चाहिए, आईआर बुक्स एंड ऑथर वो जरूर मेमोराइज करना चाहिए। डिफरेंट जो टर्म जिन्होंने क्वाइन किया है वो याद कर लीजिए, जैसे सिक्योरिटी डिलेमा है, थर्ड वर्ल्ड है, इस टाइप की चीज़ों को जरूर। इकोलॉजी किसने कहा, कोल्ड वॉर किसने कहा, लाइक दैट। फेमस कोट्स जो है अभी भी पूछे जाते हैं, खास करके माओ जेदांग के हैं, चाहे हिटलर के हैं, आर्क्सविज के हैं, कई कई जो पूछे जाते हैं, वुडरो विल्सन के हैं, पूछे जाते हैं, चर्चिल के हैं, ये सब पूछे जाते हैं। क्रोनोलॉजी ऑफ आईआर इवेंट सबसे बहुत फेमस है। इवेंट क्रोनोलॉजी तो आपको बुक्स के पूछ देगा, इवेंट का तो पूछेगा ही, ट्रीटीज, कोवेनेंट, कई चीज़ों के। तो एक डेट जैसा जो है पूरा याद तो नहीं करना, लेकिन एक लगभग की कौन कब हुआ है, और ये भी सब भी याद करना है। रिसोर्सेज में बहुत सिंपल है, आप कम रिसोर्स रखें, ज़्यादा बार रिवाइज करें, हमेशा वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके बजाय कि आप ढेर सारे रिसोर्सेज पे जाएं और एक ही बार या दो बार देख पाएं। तो आप जो, यदि आपको थ्योरी समझनी है, लाइक कंस्ट्रक्टिविज्म हो चाहे रियलिज्म हो, तो आप जो थीम वाइज वीडियो हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल पे, उसको देखें बार बार। यूजीसी नेट गाइड से प्रैक्टिस करें, और पास्ट ईयर की जो पेपर एनालिसिस मैंने किया, जैसे ये भी उसी का सीरीज है, उसको जितनी बार हो सकता है देखें, उसको नोट बनाएं, और बेस्ट 1000 एमसीक्यू बुक से फाइनल प्रैक्टिस करें। डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच कि इस लंबे वीडियो में आप बने रहे, और यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप में पेशेंस है। इट्स नॉट इजी कि 2 घंटे के लगभग वीडियो को, एक एक क्वेश्चन को सुने, आसान नहीं है। लेकिन यदि आप सुन पा रहे हैं और उससे कुछ फायदा उठा पा रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस तरीके से आप मुझसे जो है जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं अभी कोई बैच तो नेट जेआरएफ का इस बार कोई नहीं गाइड कर पा रहा हूँ पर्सनली, लेकिन आपके लिए ये 2 रिसोर्स है मैं छोड़े जा रहा हूँ। इसकी जो लिंक है वो क्लिकेबल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और ये आपके पास जरूर होना चाहिए यदि आप यूजीसी नेट सही ढंग से देना चाहते हैं। मिलेंगे फिर किसी थीम वीडियो, जो मुझे लगता है कि अब काफ़ी मैंने कवर कर लिया है, लेकिन आपके एग्जाम से पहले 2-3 जो बचे हैं उसको भी करेंगे, और कुछ आपको पेपर 1 के लिए भी हम वीडियो लेकर के, जो पास्ट की जो 2 साल के क्वेश्चन है, जैसे आईसीटी में मैं लाया हूँ, उस टाइप की जो है 2 पेपर को भी लेके आएंगे। ये मेरा प्लान है कि आपके एग्जाम से पहले लाएं। लेट अस सी हाउ इट फोल्ड्स आउट, अनफोल्ड्स आउट। तब तक के लिए विदा।